अच्छा, हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि यूके रेजिडेंट कौन कहलाएगा। लेट्स से मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ, मेरे पास पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है, मेरे पास एनआईसी सब कुछ पाकिस्तानी है, मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। लेकिन मैं किसी भी सूरत में अगर यूके चला गया और मैंने वहाँ किसी भी टैक्स ईयर में, जैसे अभी हमारा अगर करंट टैक्स ईयर की बात कर ले, 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक मैंने 183 या उससे ज्यादा दिन गुजारे, तो मैं यूके का ऑटोमेटिकली रेजिडेंट कहलाऊंगा। रेजिडेंट होने का मतलब क्या हो गया? ये नहीं है कि आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी या कुछ, वो मिले ना मिले, लेकिन आपको यूके का टैक्स लाजमी देना पड़ेगा। ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर आपका इस पूरी दुनिया में एक वाहिद घर है अपना आपके नाम पर और वो यूके में है, बेशक फिर आप यूके में रहते हो या ना रहते हो, आप यूके के रेजिडेंट कहलाओगे। एंड योर ऑल इनकम विल बी टैक्सेबल वेदर इट्स फ्रॉम यूके और इट्स ओवरसीज, आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर थर्ड कंडीशन क्या है? एक बंदा जिसकी फुल टाइम जॉब यूके में हो या उसका बिजनेस यूके में हो, वो यूके का रेजिडेंट कहलाएगा। डन हो गया? कोई कंफ्यूजन आप लोग को इसमें? हाँ। जी मिर्जा साहब। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम। आपने सर ये कहा कि एक पर्सन जो है वो यूके का फुल टाइम रेजिडेंट उस वक्त कहलाएगा या तो उसका फुल टाइम वहाँ पे जॉब हो या फिर उसका बिजनेस हो। तो हम्म। लेकिन अगर जिस तरह हम यहाँ बैठ के अपनी कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो हम तो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं क्योंकि हम वहाँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन बिजनेस तो हमारा वहाँ पर हो रहा है ना। तो इस केस में अच्छा। बताइएगा कि हमारा बिजनेस वहाँ पर मौजूद है, इधर ऑनलाइन है हाँ बेशक, लेकिन ये है हाँ। कि बिजनेस तो है। तो क्या इस केस के अंदर भी हम रेजिडेंट करेंगे? क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर नॉर्मली मसला क्या आता है कि बैंक अकाउंट जो है ना, हम्म। वो फिजिकल बैंक के अंदर किसी के अंदर क्रिएट नहीं होता। हमें वर्चुअल बैंक्स की तरफ जाना पड़ता है अल्टीमेटली। तो आपने ये जो आप। जी, तो आपने ये क्लॉज हम्म। बताई, ये जो पॉइंट बताया है, इस पॉइंट के हिसाब से मतलब हम किस कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि आपने यूके में कंपनी क्रिएट की, बिजनेस, ठीक है ना? वो जी सर। आपके आपकी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है वो कंपनी, ठीक है। जी सर। अब यूके में अगर आपने कंपनी बनाई है तो उस कंपनी का एड्रेस कहाँ का होगा? पाकिस्तान का तो होने सर यूके का ही होगा। बिल्कुल सर, ऐसी है। तो वो कंपनी किसकी है? आपकी है ना, आप उसके शेयर होल्डर हो ना। जी सर। तो आपका फुल टाइम वर्क वहाँ पे ना हो, नहीं हो गया, आपकी कंपनी है वहाँ पर। बिल्कुल सर, ऐसी है। आपका फुल टाइम वर्क है, वो कंपनी हो गई है ना। बिल्कुल तो आप ऐसी वहाँ है के सर। तो आप वहाँ के रेजिडेंट के अलावा जाओगे और आपको वहाँ का टैक्स देना पड़ेगा, बेशक आप वहाँ रहो या ना रहो। राइट, बिल्कुल ठीक है सर। सर, जो मेरा मतलब कहने का जो मकसद था या मेरा सवाल था ना, बेसिकली वो ये था कि फिर अगर ऐसी सिचुएशन है जब हम प्रिविलेज्ड हैं कि हम वहाँ का टैक्स, प्रिविलेज तो नहीं कहूँगा मैं, कि हम वहाँ का अगर टैक्स दे रहे हैं, तो फिर ऐसी केस के अंदर हमारा बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलता? वर्चुअल बैंक्स की तरफ हमें क्यों जाना पड़ता है? कोई फिजिकल बैंक जो है उसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली ये होती है कि वहाँ का एक रेजिडेंट हो जो कि आपकी कंपनी के अंदर एक पार्टनर बने, और फिर उसके बाद हाँ। जाकर वहाँ का कोई किसी फिजिकल बैंक जिस तो तरह ये तो नेट वेस्ट अगर है। ये तो अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप नेटवर्क की बात करते हैं, बार्कलेस के करते हैं या HSBC की बात करते हैं, तब ये तो हर एक बैंक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। उसका लॉ से तो भी लेना देना नहीं है ना, कि वो अच्छा। बाय लॉ तो नहीं, वो तो हर बैंक का, मेरी मैं अपना बैंक खोलता हूं, मैं उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसीज बनाता हूँ। तो कोई मुझे उस पर चैलेंज नहीं कर सकता, मेरी मर्जी, मेरा अपना बैंक है, मैं जैसे पॉलिसीज बनाऊं। तो ओके। तो ये थोड़ा वो डिफरेंट साइड पे चला जाता है। चले, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिएगा अपने साथ, तो ये ना हो बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो एक बार हम सेशन कंप्लीट कर ले, देन हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएं, ठीक? थैंक यू। अच्छा, अब हम आते हैं कि यूके टैक्स आपका कितनी अमाउंट पे कितना लगता है, उसके टैक्स स्लैब्स कितने हैं। जिस तरह अगर हम, आपको पाकिस्तानी, मुझे जितना आइडिया है पाकिस्तान का, कि अगर आपकी
बेसिक सैलरी, मतलब आप लेट्स हम अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात करते हैं, आपकी सैलरी अगर मंथली 50,000 है और आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए बनती है, तो आप आई गेस टैक्स एग्जाम्प्ट होते हो। लेकिन 6 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम जाती है उस पर डिफरेंट स्लैब्स लगते हैं। सॉरी अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी एनुअल इनकम अगर 6 लाख से 12 लाख के बीच में होती है तो आपको आई गेस 5% टैक्स लगता है। और देन अगर 12 लाख से ऊपर की जो अमाउंट आपकी बनेगी एनुअल, उस पर आई गेस 12.5% की कितना टैक्स लगता है। इस तरह जिस तरह पाकिस्तानी टैक्स स्लैब्स हैं, इसी तरह यूके के भी टैक्स स्लैब्स होते हैं। उसमें हम अब देखते हैं, हमारे पास एक स्टार्टिंग रेट होता है, बैंड होता है, या यूके में उसको बैंड कहा जाता है स्लैब्स की जगह। तो स्टार्टिंग बैंड जो है वो है, अ, अगर आपकी एनुअल इनकम, ये मंथली नहीं बात हो रही, ये एनुअल है, किसी भी टैक्स ईयर में, किसी भी नहीं, ये स्पेसिफिक रेट्स जो हैं हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक। इस दौरान अगर आपकी इनकम 5,000 है तो उस पे कितना टैक्स लगेगा? अगर वो अदर इनकम है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि अदर इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम क्या होती है। चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। डिविडेंड आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, डिविडेंड इनकम कौन सी होती है? अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है या आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उससे आपको जो डिविडेंड रिसीव होता है वो आपकी डिविडेंड इनकम होती है। सेविंग इनकम कौन सी होती है? जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, बैंक इंटरेस्ट इनकम, अगर आपके बैंक में पैसे पड़े उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपने सिर्फ कोई बॉन्ड्स वगैरह कोई डिबेंचर्स वगैरह परचेज किए उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, क्योंकि वो सेविंग रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह की जो आपकी इनकम होती है उसको हम सेविंग इनकम बोलते हैं। और अदर इनकम में डिविडेंड और सेविंग इनकम के अलावा जितनी भी इनकम होंगी वो सारी आपकी अदर इनकम कहलाएंगी, जिसमें कॉमनली अगर मैं आपको बताऊं तो जिसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है, रेंटल इनकम आ गई है, अभी कोई सोल ट्रेड इनकम है, ओवरसीज इनकम है, ये जितनी भी इनकम्स हो गई हैं ये आपकी सारी अदर इनकम में फॉल करेंगी। ठीक हो क्या? अगर आपका पूरे साल में मैक्सिमम 5,000 या उससे कम है तो आप पे अदर इनकम आपकी जितनी होंगी उस पर 20% आपको टैक्स लगेगा। आपकी अगर सेविंग इनकम है उस पर एग्जाम्प्ट होंगी, उस पर 0 टैक्स लगेगा आपका। और अगर वो डिविडेंड इनकम आ रही है तो 8.75% आपको टैक्स लगेगा। हमारे पास सेकंड बैंड जो आती है जिसे हम बेसिक रेट बैंड बोलते हैं, वो है अगर आपकी 5,000 से 37,700 इनकम अगर है तो उस पे आपको कितना टैक्स लगेगा? 20% आपकी अदर इनकम जितनी होंगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, सोल ट्रेड इनकम हो गई है, इन इनकम पे आपको 20% लगेगा। सेविंग इनकम पे भी आपको 20% लगेगा। और डिविडेंड इनकम अगर आपकी होगी, आपको डिविडेंड रिसीव हुए होंगे, उस पे 8.75% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आपका आ गया हमारे पास बेसिक रेट बैंड। इसके बाद हम बात करते हैं हायर रेट बैंड की। अगर आपकी एनुअल इनकम 37,700 से एक्सीड कर जाती है तो अप टू 37,000 तो आपको ये वाले टैक्स रेट्स देने पड़ेंगे, ये वाले। लेकिन 37,700 से लेके 1,50,000 पाउंड तक आपकी जो इनकम होगी, आपकी अदर इनकम पे 40% टैक्स लगेगा, सेविंग इनकम पे भी 40% लगेगा, डिविडेंड इनकम पे 33.75 आपका टैक्स रेट लगेगा। अच्छा, उसके बाद आता है एडिशनल रेट बैंड। एडिशनल रेट बैंड क्या होता है? अगर एक बंदा है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, उसकी रेंटल इनकम है, उसकी सोल ट्रेड इनकम है, और उन लेट्स मैं कहता हूँ तीनों, बेशक आप किसी एक को भी एज्यूम कर सकते हैं, या आपकी जो जितनी भी टोटल इनकम्स हों वो सारी मिलाकर, टैक्सेबल इनकम अपनी सारी मिलाकर किसी भी टैक्स ईयर में अगर वो एक्सीड करती हैं 1.5 लाख पाउंड से अबव, तो उन पे टैक्स किस तरह लगेगा? अगर वो अदर इनकम्स है आपकी तो उस पर 45% टैक्स लगेगा।
सेविंग इनकम है उस पर भी 45% लगेगा, और अगर वो डिविडेंड इनकम है तो उस पर 39.35 टैक्स लगेगा। क्लियर? ये हमारे हो गए टैक्सेस पे। अगर मैं आपको एक छोटी सी वजह से मैं आपको एक रफ समझा देता हूँ, तो मैं आप लोग सब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये डिविडेंड इनकम और सेविंग इनकम और अदर इनकम हम्म, प्राइमरीली ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है जो आपने बताया कि डिविडेंड इनकम, देख तो आपने बताया जाहिर सी बात है जो कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट जो डिविडेंड मिलता है, चाहे वो क्वार्टरली, सेमी एनुअल, ईयरली। और एक हम्म, जो है सेविंग्स का मतलब ये है कि जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं बैंक में, जो डिपॉजिट्स हैं हाँ उनके जी, अगेंस्ट, जो सेविंग के अगेंस्ट आपको मिलता है इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन वगैरह मिलता है आपको, प्रॉफिट ऑन। इंटरेस्ट। जी जी तो जी इसके अलावा जितने आपने थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन बताए इनकम की, वो सारा का सारा अदर इनकम के एम्बिट में आता है, ऐसा ही है? जी। ठीक है सर। मतलब अब देखिए, अगर मैं डिविडेंड इनकम में हटा दूं, सेविंग इनकम जो मुझे इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होते, अगर इनको हटा दूं, तो उसके बाद बचता हमारे पास क्या, जो कॉमनली अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, या तो कोई बंदा जॉब कर रहा होगा उसको सैलरी मिलेगी, या तो उसका कोई छोटा मोटा कारोबार होगा, कोई दुकान हो गई, कोई कैफे चला रहा होगा अपना, या तो उसकी कोई प्रॉपर्टीज होंगी उससे रेंट आ रहा होगा, या उसकी कोई दुकान होगी उससे रेंट आ रहा होगा। तो यही हम्म। चीजें होंगी, और वो सारी आपकी अगर इनकम्स में आती हैं, और वो 20% के स्लैब में, मतलब 20%, 40% और 45% उसमें फॉल करती हैं। ठीक अब है। मैं जस्ट एक छोटा सा एक्सेल शीट मेरी नजर आ रही होगी आपको। इसमें मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं सिंपल एक बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम, मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, एक बंदे की 1 लाख रुपए, 1 लाख पाउंड जो है ना, वो हम कहते हैं कि उसकी आ गई है एम्प्लॉयमेंट इनकम। रेंटल इनकम उसकी आ गई है 25,000। ठीक हो गया? अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, उसकी ये इनकम आ गई है। अच्छा, हमने कहा कि जनाब उसके उसने जो भी हमारा, ऑल्दो टैक्स ईयर तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये टैक्स ईयर अभी, मतलब अगर आप देखा जाए तो ये अभी जो टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर पिछले साल की हो रही थी। ऑब्वियसली जब तक टैक्स ईयर एंड नहीं होगा तो आप उसके टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते हो। अब चूंकि जो फाइनेंशियल ईयर 22 अभी गुजरा है, जो कि था 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक, जो था 2023 तक, वो अभी कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ है। तो इसलिए उस पूरे साल में आपकी जितनी भी इनकम्स होंगी वो आप कैलकुलेट करोगे और वो एचएमआरसी को रिपोर्ट करोगे। उसकी डेडलाइन होती है 31 जनवरी 2024। अभी जो हमारा टैक्स ईयर खत्म हुआ है 5 अप्रैल 2023 का, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 9 महीने आपके पास टाइम होता है। क्योंकि अप्रैल, अगर मैं अप्रैल को फुल मंथ कंसिडर कर ले तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये तकरीबन 10 महीने, तकरीबन 10 महीने बन रहे हैं। हाँ, हाँ, तकरीबन 10 महीने बन रहे हैं। तो अभी जो डेडलाइन आपकी होगी, जो कि आपने टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करनी होगी, जो कि टैक्स ईयर आपका गुजरा है 6 अप्रैल 2022 से 5 अप्रैल 2023 तक, उसकी, चलो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। यानी सर वैट के लिए 1 महीना और 5 दिन, और इनकम टैक्स के लिए 9 मंथ्स। जी, क्योंकि ये आपकी एनुअल टैक्सेस पे कैलकुलेट होता है ना, जो आपके पूरे साल में जितनी भी आपकी इनकम्स होती है, ये हो जाएगा 6 अप्रैल 2022 टू 5 अप्रैल 2023। ये हमारा टैक्स ईयर हो गया है, और इसकी हमारे पास डेडलाइन होगी 31 जनवरी 2024। ये हमारी इसके पास डेडलाइन होगी।
यहाँ 31 जनवरी 2024 तक अपनी अपनी इस साल की टैक्स रिटर्न को हर सूरत में फाइल करना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आते हैं कि हमने पूरे साल में हमने कहा कि जनाब मैं जॉब भी करता था, मेरे पूरे साल की जो मेरी सैलरी बनती है वो बनती है 1 लाख पाउंड बनती है। मैं कहता हूँ मेरा घर था, ये मेरे पास स्पेयर घर पड़ा हुआ था, वो मैंने रेंट पे दिया हुआ था, उससे मुझे जो रेंटल इनकम आई है, एक्सपेंसेस वगैरह सारे डिडक्ट करके मेरे पास 25,000 बनी है। मैं कोई छोटा मोटा अपना साइड कारोबार भी कर रहा हूँ, या मैं कोई अपना ऑनलाइन काम चला रहा हूँ, फ्रीलांस कर रहा हूँ, या जो भी कर रहा हूँ, या मेरी कोई छोटी मोटी शॉप है मैं वो भी चला रहा हूँ पार्ट टाइम। और मेरी जितनी सेल्स थी उसमें मैंने सारी जितने एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट किए, मेरा जो टैक्सेबल प्रॉफिट बना वो 35,000 का बना। तो मतलब मेरे पूरे साल में कितनी इनकम मेरी बनी, टोटल टैक्सेबल इनकम मेरी जो बनी वो थी 1,60,000 मेरी टैक्सेबल इनकम बनी। अब हम एक रफ अपने साथ एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा टैक्स कितना लगेगा। अगर मैं कर लेता हूँ, मैं चलो स्टार्ट बैंड से हमने कहा हमारे पास पहला आ गया स्टार्टर बैंड। इसमें हमारे पास कितनी इनकम फॉल करती थी, अगर मैं आप लोग को दोबारा स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं। मैं आपको दोबारा एक बार बैंड्स दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। स्टार्टिंग बैंड हमारा जो है वो है 5,000, एक से लेके 50,000। दूसरा हमारे पास सॉरी 5,000, फिर दूसरा 5,000 से लेके 37,700। अगर मैं ये कर लूं कि मैं डायरेक्ट सारी 37,000 की पहली अमाउंट ले लूं और उस पर मैं ये टैक्स रेट्स अप्लाई कर लूं, तो मेरे ख्याल में ठीक होगा, क्योंकि सबके टैक्स रेट सेम है। हाँ, अलबत्ता सेविंग इनकम का जीरो है, लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई सेविंग इनकम ही नहीं है। हमने कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह ऐड ही नहीं की। हमने जस्ट सारी अदर इनकम सारी इंक्लूड की हैं, जिसपे हमारा 20% स्टार्टर में भी लग रहा है और डिविडेंड इनकम पे 8.75 लग रहा है। लेकिन हमने चूंकि डिविडेंड इनकम भी नहीं ली, हम सिर्फ अदर इनकम फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मोस्टली आपका यूज होगा। तो मतलब हमारा वो स्टार्टर में भी 20 बैंड है और बेसिक रेट में भी 20% आपका टैक्स लगता है। तो मैं डायरेक्ट 37,000 की अमाउंट ले लेता हूँ। जीरो जीरो से लेकर 37,700 तक मेरी जितनी अमाउंट होगी उस पे मैं ले लूंगा अपना 20%। अच्छा, अब अगर मैं ये कर लेता हूँ कि मैं पहले कर लेता हूँ 37,700, इसमें मेरा टैक्स रेट लगेगा 27%, सॉरी 20%। उसके बाद मैं आ जाता हूँ हायर रेट। इनसे इसमें इफेक्टिव अमाउंट का भी जिक्र है। सॉरी, इफेक्ट इफेक्टिव अमाउंट का भी जिक्र है इसमें। इफेक्टिव अमाउंट वो ऐसे है ना। अब देखिए जैसे आप ये देखें ना, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, इफेक्टिव अमाउंट ऐसी है कि अगर आपकी 5,000 टोटल इनकम है स्टार्टिंग बैंड में, तो टोटल अमाउंट आपकी 5,000 बनी। ठीक हो गया? जिसपे आपकी 20%, 0% और 8.75% लगेगा। उसके बाद आता है बेसिक रेट बैंड। अब ये बैंड आपका स्टार्ट होता है 5,001 पाउंड से लेके 37,700 पाउंड तक। तो हम कितना क्या करेंगे, 37,700 से 5,000 माइनस करो तो इफेक्टिवली कितनी अमाउंट बनेगी इस बैंड में, 32,700 रुपए, 32,700 पाउंड। ठीक हो गया? ठीक क्योंकि हो गया तो ठीक क्योंकि हो ये गया। 5,000 पे तो ऑलरेडी ये टैक्स रेट्स में अप्लाई कर चुका हूँ ना, ऊपर वाले। ठीक हो गया? तो ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए 1,12,000 आपको नजर आ रही हो, क्यों? क्योंकि 37,000 अमाउंट पे 37,700 तक की अमाउंट पे तो मैं टैक्स ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब मैं क्या करूंगा, 37,701 पाउंड से लेकर 1,50,000 पाउंड तक मेरी जो इनकम होगी, जो कि हायर रेट स्लैब में जो बनेगी, वो बनेगी 1,12,000। अगर आप करें ना 1.5 लाख से आप 37,700 लेस करें तो 1,12,300 आपके पास बचेगा। तो इतनी अमाउंट पे आपका 40% लगेगा। और सेम फिर अगर 1.5 लाख से ऊपर जितनी होगी ना, वो तो फिर अनलिमिटेड, चाहे वो मिलियंस में जाती हो बिलियंस में जाती,
उन पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे। यानी in short, you have to calculate your tax rates basis on the classification or segregation of your amount tables या amount classes, जैसे 5,000 पे अलग करेक्ट, होगा, 32,700 पे अलग होगा, इस एग्जैक्टली। तरह एग्रीगेट होके 1,50,000 तक पहुंचेंगे जैसे आपने डिजाइन किया है। जी, जिस तरह मैंने आपको अगर पाकिस्तानी एग्जांपल दी ना, अगर आप मंथली 50,000 सैलरी ले रहे हैं ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर जी आप जी। मंथली 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो ना, तो हम्म आपकी 6 लाख रुपए एग्जाम्प्ट होगी और बाकी जो 6 लाख रुपए बचेंगे ना, उस पे हम्म आपको टैक्स देना पड़ेगा, आई गेस 5% देना पड़ेगा। ठीक हो जी गया? जी 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 सही है। और अगर आप महीने के 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जी ये जी आपकी एनुअल तकरीबन कितनी, जितनी भी सैलरी बनती है, अगर 15 लाख हो जाएगी 10 महीनों की, और अब 3 लाख और का, तो 18 लाख बन जाएगी। ठीक है ना? जी तो क्या हो जाएगा, पहले 6 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी जी अगले 6 लाख रुपए जो 12 लाख तक के होंगे, वो उस पे आपको 5% देना पड़ेगा। और फिर हम्म 12 लाख से अबव वाली इनकम अप टू 18 लाख जो है ना, जो 12 लाख से 8 लाख तक, 18 लाख तक जो बनेगी, तकरीबन 6 लाख बनेगी, उस पे आपको आई गेस 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें ये है ना कि पाकिस्तान वाले में कि आप एक ही स्लैब में रहते हो, जो भी आपकी अमाउंट डिटरमिन होती है इनकम, वो जिस पहले तो वो डिटरमिन होती है कि आप किस स्लैब में फॉल करते हो, फिर उसी स्लैब के ही रेट्स आपके आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन जो यूके टैक्स जैसे आप बता रहे हैं, हाँ वो हाँ। बेसिकली हर स्लैब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स हैं, और वो हर स्लैब के ऊपर कैलकुलेट होता हुआ आ रहा है। यानी हम्म। एक वक्त में आपसे 2 या 3 स्लैब जो है ना इफेक्टिव होते हैं आपके ऊपर, अब और अब आपको, पाकिस्तान के अंदर किसी एक स्लैब पे रहते हो आप, ये फर्क अब तो समझ में आ रहा है। मैं आपको एंड में बताता हूँ कि इस स्लैब्स में रहने का फायदा क्या होता है। ये मुझे ये कैलकुलेशन करने दें, मैं आपको जी समझाता जी हूँ, जी आपको खुद जी ही जी पता लग जी जाएगा जी श्योर कि हमारे श्योर पास श्योर। एग्जैक्ट सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक हो अब मैंने गया। आपको कहा हमारे पास जो बेसिक रेट बैंड था ना, हमने इनिशियल सारा जो है ना बेसिक रेट पे ले लिया, क्योंकि हमारी सारी अदर इनकम्स हैं, और वो सारी जो है ना 20% पे ही फॉलो करेंगे। तो 37,700 पे हम करेंगे 20%। हायर रेट है अप टू 1.5 लाख, 1.5 लाख पाउंड तक है। अगर मैं करता हूँ 1,60,000 में से 37,700 अगर मैं लेस कर देता हूँ, तो 1,22,000 रुपये, 1,22,000 मेरे पास बचता है। ठीक है ना? जो कि हायर रेट में, क्योंकि मेरी इनकम इसमें फॉल कर रही है, हायर रेट में फॉल कर रही है। एक सेकंड। अब चूंकि हमारी इफेक्टिव अमाउंट जो है, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा स्लाइड दिखाऊं। अभी हमने जो कैलकुलेशन की, हमारे पास हायर रेट बैंड में आ रहा है कि आपकी तकरीबन 1,22,000 पाउंड बचते हैं, लेकिन हमारा इफेक्टिवली टोटल स्लैब बनता कितना है? वो बनता है 1,12,000 अमाउंट, 1,12,300 की जो अमाउंट होगी, उस पर 40% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इधर अमाउंट जो बन रही है हमारी वर्किंग में, हमारे पास जो वर्किंग में अमाउंट बन रही है वो 1,22,000 बन रही है हमारे पास। इफेक्टिवली जो बैंड है वो, अगर मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी कैलकुलेट करके बता दूं, 1,50,000 माइनस 37,700, ये बनता है 1,12,000। तो अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कर दिस माइनस दिस, 1,12,000। तो मैं, अब ये चूंकि मुझे ये बैंड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप इस बैंड में इससे ज्यादा की अमाउंट ले जा ही नहीं सकते, और लेकिन मेरे पास बन रही है 1,22,000। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सारी की सारी 1,12,300 की अमाउंट लिख लूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट भी कर देता, तो हमारी टोटल अमाउंट अभी 1.5 लाख हुई है हमारे पास। बाकी की जितनी भी अमाउंट होगी हायर रेट बैंड में, वो चली जाएगी, जो कि होगी 1,60,000 में से हम बेसिक रेट बैंड भी लेस कर लिए ना, हायर रेट बैंड भी कर लिए। सॉरी, ये हमारा हायर रेट में, ये हमारा एडिशनल रेट बैंड होगा।
हमारे पास ये ठीक है। तो हमारे पास अब क्या सिनेरियो बनी कि 37,700 पे हमें 20% टैक्स देना पड़ेगा। हायर रेट में हमारे पास चूंकि स्लैब में जो टोटल जगह है ना, मतलब 1,50,000 में से 37,700 की अमाउंट लेस करेंगे तो 1,12,300 बचती है। तो उसकी सारी अमाउंट पे हमने लेना है 40% टैक्स देंगे हम। और हमारा एडिशनल रेट बैंड में अगर आप देखें ना, इन दोनों का अमाउंट को टोटल करते हैं तो कितनी बनती है हमारे पास? ये बनती है 1,50,000। लेकिन हमारी टोटल इनकम तो 1,60,000 थी, 10,000 तो अभी भी रहती है। तो 10,000 चूंकि 1,00,000 हमारी इनकम देखिए 1,50,000 से एक्सीड कर रही है ना, हमारी 1,60,000 जो एडिशनल अमाउंट हमारे पास 10,000 रुपए की बच रही है, वो हमारी एडिशनल रेट में जाएगी, जो कि 45% हमें टैक्सेबल होगी। अच्छा, अभी अगर हम रेट लगाते हैं कि हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी, ये देखो। अब मैंने क्या किया, मेरी बेसिक रेट बैंड में अमाउंट आ रही थी 37,700, जिसपे मैंने 20% टैक्स लगाना था। तो अब मैंने जब इसकी कैलकुलेशन की 37,700 पे मैंने 20% लगाया, तो वो बना 7,540 की अमाउंट। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी हायर रेट बैंड में आ रही थी वो थी टोटल अमाउंट 1,12,300, जिसपे 40% टैक्स लगता है, वो बनता है 44,920 और हमारी एडिशनल रेट बैंड में जितनी भी अमाउंट फॉलो कर रही थी वो थी 45%, जिसपे अब 10,000 पे 45% ले तो 4,500 बनता है। अब ये तीनों अमाउंट जब मैंने टोटल की तो मेरे पास टोटल टैक्स बना 56,960, 56,960 पाउंड। तो मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम जो कि थी 1,60,000 पाउंड, उस पे मुझे इस साल टैक्स देना पड़ेगा 56,960 पाउंड। अच्छा खासा आदि पैसे तो सारे टैक्स वाली ले जाएंगे आपसे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम बैंड्स में अब मतलब अब 1,60,000 है, अभी वो आपके ख्याल में एडिशनल रेट में आ रहा है क्योंकि उसके अमाउंट जो है ना, हमारा जो हायर रेट बैंड है वो 1,50,000 तक है। लेकिन हमारी इनकम हमारा हायर रेट बैंड जो है वो 1,50,000 तक है। लेकिन इसकी टोटल इनकम चूंकि 1,60,000 है, तो वो एडिशनल रेट बैंड में आता है। तो क्या हम सारी जो इनकम है उस पर हम एडिशनल रेट बैंड लगाएंगे, एडिशनल रेट बैंड का टैक्स लगाएंगे? चलिए वो भी करके देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ 1,60,000 है और मैं इस पे टैक्स लगाता हूँ 45% का, देखते हैं कितनी अमाउंट बनती है। दिस मल्टीप्लाई बाय 45%, 72,000 रुपये पाउंड टैक्स आपका बनेगा। तब ये बताएं कि 72,000 पाउंड ये देना पसंद करेंगे आप, 56,960 पाउंड देना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली अगर डिफरेंस हम चेक कर ले, 72,000 में से अगर 56,960 लेस करते हैं तो 15,040 पाउंड का फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये स्लैब इसलिए बनाई हुई है कि आपको क्या कहते हैं ना, रेवड़ को एक ही लाठी से नहीं हाँकना होता ना, जिसकी जितनी इनकम है उसको उतनी ही सजा देनी होती है। तो नहीं सर, ये जो आपने 45% कैलकुलेट किया ना, पाकिस्तान के लॉ का मॉडल ऐसा ही है। और लेकिन यूके पाकिस्तान के लॉ यूके का में ऐसा मॉडल, नहीं। हाँ, जी यूके जी। में ऐसा नहीं है। बस ये मैं पहले मैं पूछा था तो क्योंकि मैं खुद टैक्सेशन में हूँ, अच्छा, जबरदस्त। कराची टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। जी जी। तो मैं खुद टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे ना। तो जैसे आपने हम्म। कहा कि फर्क जैसे बताया, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद इन्हांस करने के लिए मैं पूछ रहा था आपसे। तो अब ये मुझे, आप खुद ही देख ले, अगर आप सारी जी इनकम जी, को अगर आप एडिशनल पे करते हैं ना, कि आप जिस स्लैब में ऑब्वियसली, फॉलो कर रहे हैं सारी ऑब्वियसली, इनकम को अगर उसी पे आप जी जी। उसके मुताबिक टैक्स देंगे तो आप देख ले 72,000 देंगे। लेकिन अगर इसमें आप तो स्लैब में इस, जाएंगे जी तो जी, आप इसमें छप्पन तो हजार सर तो आपने 72,000। आपने इसको फिर भी सिंप्लीफाई रखा है, इन द सेंस कि आपने इन तमाम इनकम को अदर इनकम की कैटेगरीज में अभी फिलहाल तो क्लासिफाई किया हुआ है। हाँ हाँ। फिर भी ये सिंप्लीफाई है, लेकिन अगर इसको कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है कि अगर इसमें मिक्स ऑफ क्लासेस ऑफ इनकम हो तो थोड़ी सी हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, मेरा ख्याल है। देखिए, अगर आप
फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैक्स कैलकुलेशन होती है ना, चाहे वो अगर आप एचएमआरसी पे डायरेक्ट भी करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे भी करते हैं, ये जो अभी मैंने ये वाली कैलकुलेशन की है ना, ये कि भाई बेसिक रेट बैंड में कितने आएगी इनकम और मेरे उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये चीज आपको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो टैक्स कैलकुलेशन वो एचएमआरसी के अपने अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें उसके सारे रूल जो है ना एम्बेड होते हैं। आपने सिर्फ अमाउंट्स डालनी होती है, वो टैक्स रेट भी खुद ही अप्लाई करेगा, टैक्स बैंड भी खुद ही सेलेक्ट करेगा, अमाउंट भी आपको खुद ही बताएगा। मैं आपको भी करके बताऊंगा, डेमो आपको मैं करके बताऊंगा कि ये जी सारी जी इनकम जी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि थैंक यू सर। एंड पे थैंक यू आपको सर। दूंगा मैं प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इनकम कैसे आती है। अब अच्छा, आज के टॉपिक में बाय द वे मैं दो चीजों को कवर करूंगा, एक एम्प्लॉयमेंट इनकम को कवर करूंगा और एक मैं कवर करूंगा प्रॉपर्टी इनकम को। क्या और इन दोनों पे टैक्स, जैसे टैक्स तो मैंने आपको बताया दोनों पे सेम लगता है, 20% ही लगता है, लेकिन जी जी। उनके बारे में थोड़ा हेलो हाई भी हो जाएगी और उनका मैं आपको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर पे करके भी बताऊंगा कि भाई ये कैलकुलेशन अभी जो मैंने आपके सामने की है ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सॉफ्टवेयर पे करते हैं, या अगर आप एचएमआरसी पे खुद ही भी जाते हो ना, आपको जस्ट हम्म, अपनी लेट्स अगर मैं यूके का बंदा हूँ, मेरा एचएमआरसी के साथ अपना पोर्टल बना हुआ है, मैं उधर जाकर सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम डालूंगा, वहां पे मैं अपनी सिर्फ रेंटल इनकम डालूंगा, वो ये सारा कैलकुलेशन खुद ही करेगा, आपको एंड पे आके बता देगा भाईजान आपकी 56,960 पाउंड मांग रहा है। सही सही सही। अच्छा, सर हमने स्टार्टिंग बैंड रेट क्यों नहीं लिया, जो फर्स्ट वन है? वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे वो दोबारा दिखाऊं, मैं आपको क्योंकि रेट स्पेस, सेम है। मैंने अभी जितनी भी इनकम ली ना, तो वो सारी अदर इनकम के रिलेट कर रही थी, ठीक है, वो ना सेविंग इनकम थी ना वो डिविडेंड इनकम थी। और उसका अगर चाहे वो आपकी फर्स्ट 5,000 अमाउंट की इनकम हो, उस पर भी 20% लगेगा, या 5,000 से लेके 37,700 के बीच में अगर कोई अमाउंट है, उस पर भी 20% का टैक्स रेट लगेगा। तो अगर मैं पहले 5,000 पे अलग से टैक्स कैलकुलेट करूँ और फिर 5,000 से लेके 37,700 की अमाउंट जो इफेक्टिवली 32,700 की अमाउंट बनेगी, उस पर मैं अलग से टैक्स कैलकुलेट करूँ, उधर भी 20% टैक्स लगना है, उसके बाद वाली सेकंड स्लैब में भी 20% लगना है, तो इंटायरली एक स्टेप स्किप करके हमने सारी की सारी अमाउंट पे 37,700 पे सारे पे ही हमने 20% टैक्स ले लिया। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा आपको। चले आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आप लोगों को स्प्लिट करके बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप लोग को मेरी एक्सेल स्क्रीन नजर आ रही होगी, स्टार्टर बैंड यस सर। इस पे आता है, 5,000 है हमारा, ठीक हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे हमारी इफेक्टिव अमाउंट जो है ना 37,000 नहीं होगी, इसमें से मैं 37,000 में से मैं अपना स्टार्टर बैंड जो है ना 5,000 लेस करूंगा, इधर आके मैं इस पे भी 20% टैक्स लगा लूंगा, और इसको भी मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूंगा, और ये यहाँ पे मैं अगर सम का फार्मूला अपना सही कर लेता हूँ, अगर मैं करता हूँ इसको 37,000 में से, और नीचे एडिशनल बैंड में वो 15,000 आ रहा है एक्चुअली। मैं वही वही देख करके कैलकुलेशन क्यों कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, यहाँ पे हमारे पास 10,000 एक्चुअली बचता है, क्योंकि अगर ये सारी अमाउंट्स मैं कैलकुलेट कर लूँ ना, तो 1,50,000 बनती है, रिमेनिंग मेरे पास 10,000 बचती है। इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस अगर मैं कर लेता हूँ, तो मेरे पास 10,000 बच जाएगी। देखें, मेरे पास टैक्स की लायबिलिटी वही बन रही है जो पहले बन रही थी। जस्ट मैंने वो, क्योंकि देखिए इधर भी मैंने 20% टैक्स अप्लाई करना था, इधर भी मैंने करना था, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया था, मैंने जस्ट यही किया था। चले, अभी कंफ्यूजन होप्स आप लोग की दूर हो चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी होती है, मैं अब आप लोग को लग रहा होगा कि यूके वाले तो कुछ ज्यादा ही जालिम है, ऐसी भी बात नहीं है, थोड़ा बहुत गुजारा वो लोग भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या गुजारा करते हैं वो आप लोग के साथ। अच्छा, मैं आप लोग को वैसे ही बता देता हूँ, आपकी जो पहली आपको एक अलाउंस मिलता है, पर्सनल अलाउंस,
वो होता है 12,570 पाउंड। इस टैक्स ईयर का जो अलाउंस है वो आपके पास है 12,570 पाउंड। अच्छा, अब क्या होता है कि आपने पूरे साल में जितनी भी इनकम कैलकुलेट की होती है, आपकी जितनी भी इनकम बनी होती है, अब मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको ये सारे सिनेरियोज में खत्म कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरी 50,000 टोटल सैलरी थी साल की, मैंने रेंटल इनकम 20,000 मेरी रेंटल इनकम आ गई है, सोल ट्रेड से मैंने 5,000 रुपए का पाउंड कमाया, मेरी टोटल इनकम बनी थी। सर स्क्रीन शेयर कर दें। एक सेकेंड, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज की। आप लोग को मेरी एक्सेल शीट नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैंने Yes. वैल्यूज चेंज कर दी थोड़ी सी, कि मैं कहता हूँ मैंने पूरे साल में मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो आई वो थी 50,000 पाउंड की, मेरी रेंटल इनकम थी 20,000 पाउंड की, मेरी जो मेरा सेल्फ सोल ट्रेड का बिजनेस था उससे मैंने 5,000 पाउंड कमाया है, मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 75,000 पाउंड बनी। ठीक है। अब यूके HMRC इतना भी जालिम नहीं है, वो कहता है जो पहले 12,570 पाउंड होंगे उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आपके लिए एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट है, ये आपके लिए पर्सनल एक अलाउंस है। तो ये मैं इसको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं करता, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल इनकम। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, पहले भी आप लोग को बैकग्राउंड समझ आ गई। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें आपको इतनी भी छूट है तो देन आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो ये मेरी टोटल इनकम हो गई थी 5,500 पाउंड। इसमें मैंने डाल दी पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस ये है कि आपको 75,000 में से जो 12,570 पाउंड होंगे उस पर आपको टैक्स नहीं देना बनेगा। तो अभी मेरी जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी वो बनेगी 75,000 में से 12,570 पाउंड को मैं लेस करूंगा और ये मेरी इनकम बन जाएगी 62,430 पाउंड, 62,430 पाउंड जो मेरे होंगे। अब मेरी टैक्सेबल इनकम ये होगी। एंड अब मुझे क्या करना होगा, इन पे अभी टैक्स अप्लाई करना होगा। मैंने क्या करना, 5,000 पे मेरा ये हो गया, 32,000 कैसे होगा, दिस माइनस दिस हो जाएगा मेरा, सॉरी ये ज्यादा बन रहा है तो हम इसको भी 32,700 ही रहने देते हैं। हायर रेट में हम कितना फॉल कर रहे हैं, दिस माइनस टोटल इनकम में से स्टार्टर बैंड भी मैंने लेस कर दिया, बेसिक रेट बैंड भी लेस कर दिया, बाकी 24,730 पाउंड मेरे हायर रेट में बचते हैं। हालांकि मेरे पास इस लैब में 1,12,300 तक की जगह है, लेकिन मेरे पास टोटल इनकम ही 24,000 की रह गई है। तो एडिशनल बैंड में भी कुछ नहीं बचेगा, तो एडिशनल बैंड मेरा 0 हो जाएगा। अब देखें 5,000 पे 20% लगा, बेसिक रेट पे भी मेरा 20% लगा, हायर रेट जो कि 40% वाला टैक्स स्लैब था उसमें मेरे पास टोटल इनकम 37,000 चुके 37,700 37,700 ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है 62,430 पाउंड में। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास बची 24,730 पाउंड, जो कि मेरा इतना टैक्स टोटल बनाएगा। तो मेरा टोटल टैक्स अभी आपका बनेगा इतना 17,432, 17,432 पाउंड। स्टार्टर बैंड पे मेरा 20% रेट लगा, 1,000 पाउंड ये बने। मेरे बेसिक रेट बैंड पे 2,700 की इनकम थी टोटल, 20% टैक्स रेट लगा, टैक्स बना 6,540 पाउंड। रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो मेरी हायर रेट बैंड में आ रही थी, उसमें मैंने 40% टैक्स रेट अप्लाई किया और उस पर टैक्स बना 9,892 पाउंड। टोटल करके हमारे पास बना 70,432 पाउंड। तो इसी तरह अपने इनकम्स को रेगुलेट करना होता है। अच्छा, अब चूंकि हम एम्प्लॉयमेंट एक चीज पूछनी थी, ये पर्सनल अलाउंस है वो सिर्फ ये अदर इनकम पे अलाउ है या हमें सेविंग या उसमें भी? टोटल इनकम देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इनकम। इसमें अब चूंकि हमने सिर्फ मैंने लेट्स अगर एक खुद को एज्यूम किया तो मेरी इनकम्स ही यही है कि मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, रेंटल इनकम है, सोल ट्रेड इनकम है। अगर अगर मेरी सेविंग इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, उन पे अलग से टैक्स रेट अप्लाई होते हैं।
बेशक किसी तरह की भी आपकी टैक्सेबल इनकम हो, उन सब का टोटल करोगे, पहले उनमें से आप अपना पर्सनल अलाउंस माइनस करोगे, देन उसके पास टैक्स रेट लगेगा उसका। ठीक होगी? सर ये पर्सनल अलाउंस की बेसिस जरा काइंडली दोबारा बताएंगे 12,570 कैसे कैलकुलेट किया काइंडली। ये कैलकुलेट नहीं, ये एक फिगर है। फिक्स फिगर है। ये एक फिग हाँ, क्योंकि ये रूल्स है ना कि इतनी की अमाउंट जो है ना आपके लिए टैक्स फ्री है। सर जिस तरह पाकिस्तान में 10% मेडिकल है। तो वो बेनिफिट्स में आ जाता है ना, बेनिफिट है। ठीक हो? वो ये चीज है। अच्छा, ये आपको एक जिस तरह अभी पाकिस्तान में देखिए, आपको कहते हैं ना कि पहले 6 लाख की इनकम जो है ना एग्जाम्प्ट है, ऐसे ही है। पहले 6 लाख की जी जी अमाउंट जी जी एग्जाम्प्ट है, तो वो जी आपका जी जी पर्सनल अलाउंस हो गया। पाकिस्तान में 6 लाख है, यहाँ पे हाँ 12,570 पाउंड पर्सनल अलाउंस है। सही सर ठीक सही। है, ये वो चीज है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक छोटा सा, चूंकि एम्प्लॉयमेंट इनकम पे ऑलरेडी बात हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट इनकम का मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। डेमो किस तरह का कि मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी एक बताया था कि हमारे पास 3 किस्म के फॉर्म्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम के रिलेटेड से। सर मैं एक चीज पूछनी थी कि जो पर्सनल अलाउंस है वो आपने टोटल इनकम में से माइनस तो कर दिया है। अब इसको जो डिवाइड करना है तीनों इनकम में, तो प्रोफेशनल बेसिस पे करेंगे या इसकी क्या बेसिस होंगे तीनों पे डिवाइड करने की? देखिए, आपकी इनकम टोटल बनी ही 62,000 है। अब आपने उस पे देखना है। आज मैं आपको सिर्फ एक और तरीका आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ 10-15 हजार मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी, ठीक है जी, रेंटल इनकम मेरी 2,000 आई है, ठीक हो गया, और मेरे सोल्ड ट्रेड से मैंने 1,000 पाउंड कमाए हैं, तो मेरी टोटल इनकम बनी ही 18,000 पाउंड है। ठीक हो गया। उसमें से मैंने 12,570 जो है ना मेरा पर्सनल अलाउंस है, मेरे पास टैक्सेबल इनकम बची ही 5,430 पाउंड है। तो 5,000 तो मेरी यहाँ पर आ गई है, और मैं अब क्या करूंगा, बेसिक रेट बैंड से दिस माइनस दिस कर लूंगा। बेसिक रेट बैंड में मेरे पास टोटल इनकम ही 430 पाउंड बनी है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम भी है, और हम्म। हम टोटल इनकम किया, अदर इनकम को, सेविंग को और डिविडेंड को टोटल करके माइनस किया, 12,570 माइनस किया, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। हाँ हाँ हमने जब इसकी कैलकुलेशन करने के, तो तीनों में डिफरेंट रेट है, तो हम हाँ टोटल हाँ इनकम को डिवाइड करेंगे अलग अलग इनकम में, तो जो हमारे हाँ। पर्सनल उसका इसका अभी प्रोफेशनल इसके लिए डिवाइड इसके लिए आसान तरीका ये है ना, इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि ये सारी इनकम जो है ना, ये अदर इनकम हमारी हो गई है। हम सेम, सर ये सेविंग और डिविडेंड में क्या ये पर्सनल अलाउंस अलाउबल है वैसे। बिल्कुल है, क्यों नहीं अलाउ, इसने क्या नहीं अलाउ। अच्छा सर, ये अगर सेविंग और डिविडेंड इनकम हमारी कम या ज्यादा हो, जैसे कि डिविडेंड इनकम हमारी ज्यादा हो और हम्म। अदर इनकम हमारी कम हो, तो पहले ये पर्सनल अलाउंस कहाँ से माइनस होगा, अदर में से या डिविडेंड में से? ये आपका, ये पहले सबसे पहले आपका अदर इनकम से, देन उसके बाद बाकी पे अप्लाई होगा। अदर इनकम से आप पहले यूटिलाइज करोगे, देन उसके बाद मैं आपको ये सारा कुछ करके बताता हूँ, नो वरीज, अब इस चीज की ओके टेंशन सर, नहीं। ओके सर। अच्छा, मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि यहाँ पे कि अच्छा, सॉरी, हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट इनकम, मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी कि हमारे पास 3 किस्म के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है हमारे पास P60 फॉर्म, एक होता है P45 फॉर्म, एक होता है P11D फॉर्म। ठीक हो गया।
ये मैंने लिखा है P60 क्या चीज होती है? टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। आपकी पूरी सैलरीज आपको, मतलब जब आपको मंथली सैलरी मिलती है तो आपको मिलती है, सैलरी स्लिप मिलती है। तो इस तरह आपकी पूरे साल की जो, अब जैसे पूरा टैक्स ईयर कंप्लीट हो गया ना, 5 अप्रैल आ गया है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी कंपनी भी आपको देती है और HMRC, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो HMRC के पास रिपोर्ट होती है। तो आपके पास लीगली एक डॉक्यूमेंट एक आता है जिसको हम P60 फॉर्म बोलते हैं, और उसे बोलते हैं उसमें आपकी सारी टोटल टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, कि आपने जितनी भी सैलरी ली है वो सारी उसमें मेंशन होती है। ठीक हो गया? उसके बाद होता है P45 फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल जरूरी तो नहीं है कि आप सारी उम्र एक कंपनी के साथ काम करें, आप बीच में जब कंपनी स्विच भी करते हैं। आपने कंपनी स्विच की कैसे? कि आपने ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स ईयर हमारा कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल 2022 को। आपने अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, मैं कहता हूँ मैंने सितंबर में मैंने वो कंपनी छोड़ दी। ठीक हो गया? तो मैंने कितने महीने वहां काम किया? अप्रैल का महीना भी काम किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मैंने काम किया, और सितंबर का महीना भी मैंने पूरा लगाया और मैंने वो कंपनी छोड़ दी। मतलब 6 महीने मैंने उस कंपनी में काम किया। तो मुझे वो कंपनी P60 की बजाय P45 फॉर्म देगी, जिसमें वो बताएगी कि इस टैक्स ईयर में अभी तक इसने जितनी इनकम जनरेट की है उसकी डिटेल ये है। ठीक हो गया? क्योंकि अब टैक्स ईयर पूरा तो नहीं हुआ ना कि आपको P60 मिले। अपने ड्यूरिंग द ईयर ही वो कंपनी छोड़ दी है, तो आपको इसे बोलते हैं लिविंग सर्टिफिकेट होता है। P60 इसको कहते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट होता है ये। तो P45 जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, और इसमें आपने उस टैक्स ईयर में अगर आपने किसी कंपनी में जितना काम किया और आपने फिर वो कंपनी छोड़ दी है, तो जितना टाइम उस टैक्स ईयर में आपने काम किया है उसकी सारी इनकम की डिटेल उसमें होगी। और P11D फॉर्म क्या होता है? टोटल टैक्सेबल बेनिफिट्स उसमें होते हैं। टैक्सेबल बेनिफिट्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि यार आपका हाउस रेंट जो है हम आपको देंगे 10,000 रुपए, आपको हम हाउस रेंट देंगे, हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए देंगे, आपको हम फ्यूल का खर्चा देंगे, पैसे देंगे। अब जैसे कि कहते हैं ना 100 लीटर्स हो गया, 150 लीटर्स हो गया, 50 लीटर्स आपको हम फ्यूल के पैसे देंगे। ये सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं। ये आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, वो भी आपका बेनिफिट है। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं ना आपके ड्यूरिंग द ईयर, वो आपके P11D में होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके P11D हो। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपका P11D नहीं बनेगा। अगर आपको मिलेगा भी तो वो नील होगा, उसमें कोई अमाउंट मेंशन नहीं होगी। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग को वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई P60 फॉर्म क्या होता है, P45 क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अ, दिखा देता हूँ। ये हमें तीनों फॉर्म हर ईयर फिल करने पड़ते हैं, या इसमें जस्ट हम अगर 45 नहीं है, हमने कंपनी लेफ्ट की, तो हम 45 नहीं फाइल करेंगे? देखिए, ये फाइल नहीं करने होते हैं। ये जो है ना, आप जिसके साथ जॉब करते हैं ना वो आपको देता है। ठीक है ना? ये जिस तरह भी अगर मैं कहता हूँ ना, अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ यार कि मुझे जरा समरी तो बता दो कि मेरे इस साल में मेरी कितनी इनकम थी। ठीक है ना? तो ये एक किस्म की समरी होती है कि इस साल में आपने कितना काम किया है। ठीक हो? तो ये आपने नहीं बनाना होता, ये HMRC की तरफ से इशू होता है, क्योंकि आप जिस जॉब करते हो वो आपकी इनकम जो है ना, वो HMRC को शो करता है कि भाईजान इसकी इतनी इनकम है, इस पे इतना टैक्स है। और आपको जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है, आपको सैलरी जो मिलती है वो नेट अमाउंट मिलती है, ग्रॉस नहीं मिलती। नेट का क्या मतलब है? अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और फॉर एग्जाम्पल आपसे मंथली 5,000 रुपए टैक्स कटता है, तो आपको सैलरी 1 लाख रुपए नहीं मिलती, आपको 95,000 मिलती है। ठीक है? तो इस तरह यूके में भी ऐसे होता है, आपसे सैलरी आपको जो नॉर्मली मिलती है वो आपको आफ्टर टैक्स डिडक्शन ही मिलती है।
अगर मैं यहाँ पे मैं एक्सक्यूज मी, अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग को एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है आप लोग को? कल ये नहीं आया सर, काइंडली माइक बंद करवा दें। काइंडली माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, जिसका भी है। ये मोहम्मद आजम, आपका माइक ऑन है। अब प्लीज इस चीज का थोड़ा आप लोग खुद ही ख्याल रखें जी, सबके। अच्छा, आप लोग को एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा, P60, राइट? अच्छा, अब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने आपको कहा कि इसमें आपकी सारी इनकम मेंशन्ड होती है कि इस टैक्स ईयर में आपने कितनी इनकम जनरेट की है। अब ये चूंकि P60 मैं एक आप लोग को दिखाने के लिए बताइए, 2018 का है, मतलब टैक्स ईयर 2018 का है। ये टैक्स ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 6 अप्रैल 2017 से 5 अप्रैल 2018 तक का जो टैक्स ईयर था, ये कोई मोहतरमा थी यूके में, जिसका नाम था साइकिल खातून, उनका पूरा नाम था। ये उनका नेशनल इंश्योरेंस नंबर था, उसकी डिटेल दी हुई है। इन दिस एम्प्लॉयमेंट उनकी पे कितनी थी? 20,000 पाउंड एंड 4 पेंस, और उसमें से टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका है ऑलरेडी? 1698 पाउंड। ठीक हो गया? इस तरह ये होता है आपका P60 फॉर्म, और इसमें नीचे आपको गिवन भी होता है। ये चीजें आप लोग के मतलब की नहीं है, ये खुद ही जो आपका पेरोल रन करता है, ये उसके करने की होती है। अब ये इनकम इसको रिसीव कहाँ हुई थी? इस तरह डे केयर लिमिटेड से, ये कंपनी का नाम था, ये नीचे उसके एड्रेस है, और ये उसका पोस्ट कोड है, और ये आपका एम्प्लॉयर जो है उसका एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस है। जो आपका एम्प्लॉयर जो है ना, वो HMRC के साथ रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि रजिस्टर इसलिए खुद को करता है कि वो एम्प्लॉइज के बिहाफ पे टैक्स HMRC को सबमिट कर सके। अब इसकी सैलरी जितनी भी होगी, अब जो ये कह रही है, बताया में जा रहा है कि 20,000 इस पूरे साल में इसने अर्न किया है, और इतना उसके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी इस मोहतरमा के बिहाफ पे टैक्स डिडक्ट करके HMRC को सबमिट कर चुकी है। ठीक हो गया? अभी अगर हम सिंपल एग्जांपल लगा लें कि अगर 20,000 की अमाउंट पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कहते हैं, मैं आप लोग सब स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, एक मिनट दोबारा से मेरी एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करता हूँ। हम कहते हैं कि 20,000 इसकी इनकम थी, ठीक हो गया? इसमें से 12, हम कहते हैं कि इसकी और कोई इनकम नहीं थी, सिर्फ 20,000 इसकी इनकम आई है। 12,570 इसका पर्सनल अलाउंस था। मैं पर्सनल अलाउंस को शॉर्ट फॉर्म करके PA लिख रहा हूँ, पर्सनल अलाउंस कर रहा हूँ, और मैं लेस कर रहा हूँ इसकी इनकम से पर्सनल अलाउंस। ठीक हो गया? तो टोटल इनकम इसकी बनी 7,430 पाउंड, 7,430 पाउंड। इस पे अगर मैं वही, चूंकि ये बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रही है, और बेसिक रेट बैंड जो है हमारा 20% होता है, वो हमने यहाँ कर लिए, तो मैं सिंपली कर लेता हूँ दिस मल्टीप्लाई बाय 20%। अब एज पर हमारी कैलकुलेशन कितना टैक्स बनता है? 1486 पाउंड, 1,486 पाउंड बनता है। लेकिन इससे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है? ऑलरेडी जो उसके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी इसे टैक्स डिडक्ट करके HMRC को पे किया हुआ है, वो है 1,698 पाउंड। पेई जो है ना, इसका ऑलरेडी जो उसका टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो है 1,698 पाउंड था, इस तरह करके कोई फिगर थी। तो अभी इसका टैक्स ज्यादा कटा हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसका टैक्स बनना तो चाहिए था 1,486 पाउंड, लेकिन उसका ऑलरेडी जो टैक्स कटा हुआ है वो है 1,698 पाउंड कटा हुआ है। तो हम इसमें से ये जो लेस कर लेंगे, तो इसका टोटल टैक्स बनेगा -212।
212 पाउंड, 212 पाउंड इसका नेगेटिव बन रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 212 पाउंड जो है ये गवर्नमेंट इसको वापस पे करेगी, रिफंड पे करेगी, क्योंकि इसका टैक्स बनना चाहिए था 1486 पाउंड, लेकिन इसका टैक्स इससे ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है 1698 पाउंड, तो इससे ओवर डिडक्शन हुई है। तो ये 212 पाउंड जो है ये इसको रिफंड मिलेगा, और ये वाकई मिलेगा। पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन यूके में वाकई मिलता है। ये आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है। आपको जब जैसे ही आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आई थिंक विद इन 2 वीक्स जो है ना, आपको आपके अकाउंट या आपको एज अ चेक में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपने अपने बैंक डिटेल उसमें मेंशन की हो अपने टैक्स रिटर्न में, तो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होता है। सर ये कंपनी की गलती होती है मिस कैलकुलेशन की, जो इन्होंने ज्यादा टैक्स काट अ, लिया? देखो, कैलकुलेशन है ना, ये ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है। तो ये टैक्स रिटर्न आप फाइल करते ही इसलिए हो ना कि आपका आपसे अगर कंपनी टैक्स डिडक्ट किया होता है, उसने ओवर चार्ज तो नहीं किया हुआ। तो आप ये अब अच्छा देखिए, जिस अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, नॉर्मली ये भी होता है, अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं और आप बेसिक बैंड में फॉल करो, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आपकी है, और वो ऑलरेडी आपसे कंपनी जो है ना टैक्स डिडक्ट करके खुद ही एचएमआरसी को पे कर रही है। आपकी अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, इसलिए आपको टैक्स रिटर्न अक्सर फाइल भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फिर भी फाइल करें, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक्स निकल आती हैं, और आपको अगर आपको रिफंड बनता है तो आपको रिफंड भी मिल जाता है, और आपको अगर ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर ये उल्टा हिसाब सर होता ये फिर। रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली मिल जाता है? सॉरी सर सॉरी रिफंड के लिए जैसे पाकिस्तान में है, या तो अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज वो एडजस्ट होता है नेक्स्ट ईयर। नहीं नहीं तो नहीं वहां नहीं। पे भी ऐसे है, अप्लाई करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली अच्छा, ऐड इसमें बैक हो भी जाता है? इसमें भी आपकी ऑप्शन होती है, ये आप सही कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका ये फंड जो है ना 212 पाउंड से वो पड़ा रहे, फ्यूचर वाली टैक्स आपकी जो टैक्स बनेगी उससे लेस हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप रिफंड चाहते हो, जी। आप मेंशन करते हो, उसमें बॉक्स होता है, अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स डाल देते हो, तो एचएमआरसी आपको तकरीबन विद इन 2 वीक जो है ना आपको रिफंड कर देती है। जैसे आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, विद इन 2 वीक्स आपको रिफंड मिल जाता पाकिस्तान है में तो पैसा। सर रिफंड होता ही नहीं, एडजस्ट होता पाकिस्तान में नहीं होता, वो एडजस्ट ही चल रहा होता है। अच्छा, मैंने है। डेली बेसिस 360 पे जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है? आपको अगर आपके डेली वेजेस पे आप काम करते हैं ना, तो आपको स्टिल आपका P60 फॉर्म बनता है, अगर आप एज अ एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हो। ठीक है ना। अगर वहां आप देखिए, जो अक्सर लोग होते हैं ना कि आप सर जाए एक दिन काम किया और उसे दिहाड़ी लेके आप आ गए। यहाँ पे पेशावर पाकिस्तान में हम दिहाड़ी का वर्ड यूज करते हैं, वहां पे एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजर जो होते हैं ना, वो होते हैं। अगर आप किसी के पास सिर्फ जाके 2-4 दिन काम किया, फिर वो छोड़ के किसी दूसरी जगह काम कर लिया, तो आपको नहीं लगता ये आप सोल ट्रेड काम कर रहे हो, सोल ट्रेडर हो आप अपना एक छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, आप एम्प्लॉय तो नहीं हो ना किसी के। यस। हाँ, ये P60 फॉर्म आपको कब मिलेगा, जब आप वहां के परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। ठीक हो गया। अगर डेली बेसिस पे तो इसका मतलब है अपनी रिटर्न खुद फाइल करेगा, जो भी टैक्स लायबिलिटी बनते हैं वो हाँ तो हाँ, जमा। वो तो आप फिर कारोबार कर रहे हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, ठीक है ना। मैं एक हफ्ता आके आपकी फर्म में आपकी कंपनी में काम किया, आपके लिए मैंने टैक्स का सारा अकाउंट्स वगैरह ठीक कर दिए। ठीक है ना, आपने मुझे हर डेली के 5,000 या 10,000 डॉलर, 5,000 या 10,000 रुपए दिए। आपका काम खत्म हो गया, मैं जाके फिर जी मैं मिर्जा साहब की कंपनी में चला गया, उनके अकाउंट्स वगैरह मैंने सीधे कर दिए, उन्होंने 20,000 रुपए दे दिए। मैं फिर तीसरे बंदे की कंपनी में चला गया, उधर इस तरह कर मैं काम कर रहा हूँ ना, फिर तो मैं क्या कहते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ ना। मैं तो एज अ सोल ट्रेडर काम कर रहा हूँ। मैं ना आपका एम्प्लॉय हूँ, ना मिर्जा साहब को, ना मैं तीसरे बंदे को। मैं तो अपना अपना एक कारोबार चला रहा हूँ। जब मैं अपना कारोबार हूँ तो फिर मैं सोल ट्रेडर हूँ, फिर मैं अपना इनकम सेल्स मेरी होंगी, आपसे मेरी इनकम ली, मिर्जा साहब से ली, तीसरे बंदे से ली, वो मेरी सेल इनकम हो गई है। उसके अलावा उससे मैं लेस करूंगा, मेरी जो टैक्स जो मेरे डिडक्शन होंगी, जो मतलब मेरे एक्सपेंसेस होंगे, वो लेस करूंगा, एंड में मेरे पास प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है। सोल ट्रेडर तो अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं ना, या annual तो उसका भी? नहीं, ये एनुअल रिटर्न होती है। ये आपको जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पूरे जो आपका टैक्स ईयर होगा
जो हम करंट टैक्स ईयर की अगर बात करें, जो अभी जिसकी प्रिपरेशन हो रही है, वो है 6 अप्रैल 2022 से लेकर 5 अप्रैल 2023, पूरे 365 डेज का जो ये पीरियड है, इसमें आपने जितने भी इनकम जनरेट किए होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हैं, जिस तरीके से भी हैं, उन सबको आपने एक साथ करना है और उस पर आपने टैक्स पे करना होगा। ये पूरे साल की होती है, ठीक। पर्सनल टैक्स आपको पूरे साल की देनी होती है। तो सर जैसे अच्छा, यहाँ पे FBR है तो वहाँ HMRC है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, वहाँ पे HMRC उन्हीं के वेबसाइट पे ही सारे फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं? वहाँ और पे ये तो आपको, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, वो नहीं थकेंगे, वहाँ पे आपको इतनी डिटेल मिल जाएगी हर एक चीज की। सही सर, ठीक है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये, मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने बोला है कि बाद में कर लेना। अब सर क्वेश्चन ये है कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो जी। सर जिस तरह हम APR में टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो यूके में भी सर हमें कोई लाइसेंस चाहिए होता है इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, या कोई सर्टिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट होती है सर? सर ये सेशन हमने वैसे रखा एंड के लिए, सेक्रेटेरियल के लिए ना। देखिए, ये मैं कल भी आपसे डिस्कस की थी। अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंसी फर्म अगर यूके में ओपन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस होगा, वो आप HMRC के पास शो करो कि भाई मैं अपनी अकाउंटेंसी फर्म रजिस्टर कर रहा हूँ। आप ऑब्वियसली अपनी फर्म रजिस्टर करेंगे, एज अ लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप HMRC के साथ एज एन एजेंट खुद को रजिस्टर्ड करेंगे। फिर आप अपने क्लाइंट्स को, आप आपके अपने क्लाइंट्स होंगे, फिर आप HMRC को प्रॉपर बताएंगे कि भाई ये मेरा क्लाइंट है और मैं इसके एज एन एजेंट बिहाफ में इसका अकाउंटेंट हूँ और मैं इसके एज एजेंट एक्ट करूंगा। मतलब वो तो आपके सर वो, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, मैं तो सर CA नहीं कर रहा, मैं तो सर लॉ कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ। तो ये तो थिंक मेरे लिए, मैं कल की क्लास में नहीं था, मैं आज की क्लास में सर हूँ कि कल मैं ऐड नहीं था, आज मैं ऐड। जी जी। तो सर ये कोर्स फिर आई थिंक मेरे लिए नहीं हो गया होगा, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, क्योंकि अब बस आप यूके का, देखिए आप यूके का टैक्स अगर सीखना चाह रहे हैं कि भाई यूके का काम होता कैसे है, ठीक है ना। अभी हमने ये जो जो चीज की है, इसका मेरे ख्याल में अकाउंटेंसी से तो कोई लेना देना नहीं है। भाई आपको पता है एक नहीं बंदे है। की नहीं, देखे ना, अब ये सिंपल है, एक बंदे की इनकम है 20,000, उसकी इनकम आ रही है, ठीक है ना। इस पे टैक्स कैसे अप्लाई होता है, अभी हमने प्रैक्टिस की एक्सेल शीट पे, हमने बताया कि 20,000 का हमने किस तरह ब्रेक डाउन किया, इतना टैक्स लगा, वो अपने फाइल कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, उस क्लाइंट का जी अगर वो यूके में रेजिडेंट है और आप पाकिस्तान में हैं, आप क्या करेंगे, जी उस जी। क्लाइंट का अपना अकाउंट तो HMRC के पास बना होगा, उसका पर्सनल जो डिजिटल अकाउंट होगा वो उसके पास बना होगा, लेकिन उसको टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं आती है। वो आपके साथ अपने क्रेडेंशियल शेयर करेगा, आईडी पासवर्ड शेयर करेगा, आप उसके पोर्टल में जाके उसकी सारी इनकम होंगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम भी डाल दोगे, उसके अगर कोई प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो भी आप कैलकुलेट करके वो भी डाल दोगे, अगर वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो उसकी सोल ट्रेड इनकम है वो भी आप डाल दोगे। वो करके उसके पोर्टल से आप खुद ही सबमिट करोगे, उसके लिए आपको एजेंट बनने की जरूरत तो नहीं है ना। ये तो उस और सर सिनेरियो। एजेंट बनने की, अच्छा और सर एजेंट बनने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब हम LLB पे तो एजेंट नहीं बन सकते, उसके लिए अपने पहले CA होना चाहिए ना? हाँ ऑब्वियसली, वो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे ना। आप किसी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज हैं ना, जैसे SSCA हो गया, यूके की मैं बात करूँ, SSCA हो गया, ICAW हो गया, ICMA हो गया या ACMA हो गया, इससे आप, अच्छा, इससे आपकी एफिलिएशन होगी, तो तभी यूके में आप एज अ प्रैक्टिस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप अच्छा लॉ अगर, पे नहीं कर सकते? मैं खुद LLB कर रहा हूँ सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो हम अच्छा, जो है ना ब्रिटिश लॉ में कर रहा हूँ। तो सर हम मतलब मैं बेसिकली लाइसेंसिंग के बारे में जरा पूछना चाह रहा हूँ। तो हम लाइसेंस नहीं ले सकते या ले सकते हैं रजिस्टर्ड एजेंट? ये देखिए, आप तो वहां पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एज अ लॉयर प्रैक्टिस करेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मतलब अगर एक नहीं बंदा नहीं, हाँ लॉयर, आपकी बात ठीक। जी जी। ये मैम ने हमें इस ग्रुप में मतलब हम ये कोर्स जस्ट किया, मतलब मैं तो सोच रहा था कि ये कोई लॉ की रिलेटेड कोई टैक्स का कोर्स होगा। देखिए, कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है ना, ये हम यूके का टैक्स पढ़ रहे हैं। हम टैक्स किस सूरत में, हम कोई क्रिमिनल लॉ या वो लॉ तो नहीं हम यहाँ पढ़ सकते हैं ना। हम यहाँ पे हम अकाउंटेंसी रिलेटेड लॉ को डिस्कस करेंगे कि भाई इसके बारे में HMRC की क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स हैं, हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ना कि मैं कोई क्रिमिनल लॉ की केस लेके बैठ जाऊँ कि भाई उसमें क्या होता है, या अगर कोई मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है उसके बारे में। वो बिजनेस लॉ एक डिफरेंट चीज है, ये हम अच्छा HMRC की टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरा लास्ट इश्यू ये है सर कि हम इस पे पैसे इनकम कैसे कर सकते हैं एज नॉन रजिस्टर्ड एजेंट? पैसिव इनकम इस कोर्स से क्या बेनिफिट ले सकते हैं, ये जरा बता सकते हैं अब काइंडली? ये मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। अब अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो ये काम कर रहे होते हैं कि अब अगर हम देखे जाएं, पाकिस्तान में जो ऑफशोर फर्म्स लोगों ने खोली हुई हैं कि बैक बैक ऑफिस उनका यूके में होता है, लेकिन वो काम पाकिस्तान से करा रहे होते हैं। जिस तरह आपने देखोगे यूएस की भी बहुत सारी फर्म्स यहाँ पे खुली हुई हैं। होता क्या है कि कंपनी ओरिजिनली होती यूके में है, लेकिन उसका बैक ऑफिस उन्होंने पाकिस्तान में खोला होता है और सारा काम पाकिस्तान से हो रहा होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर ठीक वगैरह है आप सर। परचेज कर सकते हैं। अब जो यूके में जिस बंदे ने कंपनी बनाई हुई है उसने लाइसेंस लिया होता है। अगर आपने लाइसेंस नहीं भी लिया होता, फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, आप जी जी। इंडिविजुअल क्लाइंट्स पकड़ते हो, ठीक है ना। आप जी उसके जी। लिए आप इंडिविजुअल फाइवर वगैरह हो गए, अपवर्क वगैरह हो गए, या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या लिंक्डइन वगैरह, यहाँ से लड़के इतने तेज हैं, ऐसे ऐसे क्लाइंट पकड़ लेते हैं, आप हैरान रह जाते हैं। वहां से आप क्लाइंट पकड़ लेते, उसके कंपनी के अकाउंट्स आप उसके लिए प्रिपेयर कर लेते, उसको सबमिट कर सकते हैं। आप उसके, अगर कोई इंडिविजुअल है, आप वो, अगर उसको सेल्फ असेसमेंट के सर्विसेज चाहिए, तो आप उसको कहोगे हाँ, अगर वो कहते हैं यार मेरी एम्प्लॉयमेंट है और मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप उससे डिटेल मांग लोगे, वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा, आप उसकी एक वर्किंग बना लोगे। ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको पर्सनल टैक्स की वो अभी बना दी कि अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, रेंटल इनकम हो, वो रेंटल इनकम में आपको बात करा रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम ज्यादा लगी है इस चीज में, डिस्कशन में। तो वो इस तरह, जिस तरह मैंने देखे, आपको अगर वो कहते मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम है ना, तब उसको कहोगे कि जनाब मुझे अपने P60 फॉर्म भेज दीजिए, काइंडली म्यूट कर दीजिए प्लीज। अब देखिए, जैसे अगर वो बंदा कहता यार ये किसका काइंडली म्यूट कर दे। प्लीज, जब आप क्वेश्चन पूछ लिया करें कोई भी हो ना, तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइंड मत करें इस चीज को। अच्छा, सर मैं मेरा क्वेश्चन है, उमर से बात कर रहा हूँ। प्लीज ये एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जी। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि आप यहाँ बैठ के इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, वो जैसे मैंने कहा, तो आपने क्लाइंट पकड़ लिया, अब आप क्लाइंट से जी जी। डिस्कशन कर रहे हो, वो क्लाइंट आपको बता रहे हैं कि जना मैं तो सिंपल एक एम्प्लॉई हूँ, मेरी और कोई इनकम नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी अंडरस्टैंडिंग ली है, मैं उसके बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। तो आपको कहोगे कि जनाब अगर आप एम्प्लॉई, तो आपके पास आपका P60 फॉर्म तो होगा। अगर वो कहीं मेरे पास नहीं है, तो आप उसको कहो कि अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करो कि आपको आपका P60 फॉर्म दे दे। वो आपको P60 फॉर्म इस तरह का दे देगा। उसमें आपकी उसकी इस पूरे साल की इनकम मेंशन होगी, उसका टैक्स मेंशन होगा। आप उस क्लाइंट के पास से पूछोगे, आपका अकाउंट तो HMRC के पास होगा। वहाँ पे हर टैक्सेबल बंदे का डिजिटल अकाउंट उसका ओपन होता है, ऑनलाइन अकाउंट होता है। वो कहेगा बिल्कुल है, उसका ID पासवर्ड वो आपको दे देगा। ठीक है। वो लॉग इन करोगे, उसके एम्प्लॉयमेंट इनकम के सेक्शन में जाओगे, उसके टैक्सेबल इनकम डाल दोगे। जैसे हमारे पास P60 अभी अवेलेबल, जिसमें उसकी इनकम है 20,000 पाउंड है, और उसका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है 1,698 पाउंड। तो वो इवन वो जो उसका डिजिटल अकाउंट होगा ना, वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता दे कि भाईजान आपका रिफंड बन रहा है या फिर टैक्स आपने और पे करना है, क्योंकि वो सारा पीछे इंटीग्रेट होता है, और उस कैलकुलेशन वो सारा खुद ही कर रहा होता है। आपने जस्ट फिगर डालनी होती है कि भाईजान उसके पूरे साल में इनकम जो थी वो 20,000 पाउंड थी, और उसका टैक्स जो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो है 1,698 पाउंड। तो आपको बता दें कि भाईजान इसका रिफंड बन रहा है 212 पाउंड का रिफंड बन रहा है, और टैक्स एक क्लिक पे आपको वो सबमिट हो जाएगी वो टैक्स रिटर्न। फिर वो क्लाइंट से आप जितने पैसे चार्ज करो, वो आपकी अपनी डीलिंग है, वो आप 1,000 रुपए में करते, 10,000 में करते, 1 लाख में करते, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी निगोशिएशन पावर कैसी है। ठीक है। ठीक है सर, और ये क्लाइंट्स का प्लेटफॉर्म जो है ना सर, ये फाइबर और ये आप कह रहे हैं अपग्रो, इन जगह पे आपको मिलता है मतलब? यार ये आपको यहाँ से भी मिलते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह बाहर होते हैं ना, तो आप उनके थ्रू भी बंदे पकड़ सकते हो। या आप यूके फर्म्स वगैरह होते हैं, आप उनको ईमेल करके कहें कि मैं आपके लिए और सी काम करके देता हूँ, कंपनीज वगैरह सर्च करें, वो बिल्कुल आपको हर तरह से मिलते हैं। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह चेक करें, दुनिया जान के हैं। और वो लोग फेसबुक वगैरह से इतने क्लाइंट, अब यूके के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, आपको लग पता जाएगा, दुनिया जान के लोग उसमें लगे होते, काम कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब उसके लिए सर आपकी बात ठीक है, सी और सी की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती? अब देखिए, अब इस अब सर यही मैंने सर आपको एक्सक्यूज मी सर, मैं क्वेश्चन ही करना चाह रहा हूँ। जी फरमाएं। जी सर, उमर शरीफ बात कर रहा हूँ। सर आपने अभी बात की कि जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, जो मतलब P60 फॉर्म उसको मिला, उसके हम तो यहाँ पर विदहोल्डिंग एजेंट कहते हैं, या उसका जो जी जी। पे है वो उसको टैक्स डिडक्ट कर लेता है।
तो वो जो P60 फॉर्म हम जो है वो यहाँ पर करेंगे, जनरेट करेंगे, सॉरी उसको शो करेंगे, या ये HMRC के पास भी रिपोर्ट हो जाएगा कंपनी की तरफ से? एक बात ये होगी सर, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में मेरी फर्ज कर लें जितनी भी इनकम आ रही है, उसके अलावा मेरी बिजनेस इनकम भी है और साथ मेरी रेंटेड इनकम भी है, तो उसमें मैंने तो जो मेरी एम्प्लॉयमेंट है उसमें तो मेरा टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कट गया, डिडक्ट हो गया। तो क्या अगर मेरी टोटल इनकम जो रेंटेड इनकम है और दूसरी बिजनेस इनकम भी बनती है, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा मेरी टोटल इनकम में, या वो बिल्कुल होगा। उसके अलावा अगर मेरी देखिए लाइबिलिटी बनती है तो वो मुझे पे करनी पड़ेगी? ये आपका जो पहला सवाल मुझे काइंडली बता दीजिए कि जो जो P60 फॉर्म है वो HMRC के पास भी रिपोर्ट होता है कंपनी की जी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका कंपनी होती है ना, जो फॉर एग्जांपल आप नेस्ले के लिए काम कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या हम चलो यूके के एग्जांपल लेते हैं कि नेस्ले जो है ना वो यूके में भी काम करता है, यूके में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है जी। अब आप नेस्ले के एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना। नेस्ले आपको हर महीने 5,000 पाउंड सैलरी दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और 5,000 में हम कहते हैं, एक एस्टिमेट लगा रहे कि आपका 500 पाउंड जो है ना हर महीने आपसे टैक्स काट रहा है, ठीक है ना। तो आपको नेट सैलरी तो 4,500 पाउंड मिलेगी, ठीक है। तो जब आपका टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 5 अप्रैल 2023 गुजर जाएगा, तो आप वैसे नॉर्मली तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, जो आपकी कंपनीज होती है, वो आखिरी पे स्लिप के साथ आपको आपका P60 भी दे देते हैं। अदरवाइज आप सिंपली, क्योंकि आपकी अपनी कंपनी, आप उनके ईमेल कर दे यार काइंडली मुझे मेरा P60 जो है ना वो मुझे इशू कर दें, वो आपका आपका P60 इशू कर देंगे। क्योंकि P60 क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट HMRC के पास भी रिपोर्ट होता है। ये HMRC एक्चुअली P60 होता है कि HMRC के पास आपकी इनकम का जो स्टेटस आ रहा है इस टैक्स ईयर के लिए, वो क्या है, वो ये होता है, जो कि ये HMRC का ही डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। कि HMRC गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई मेरे पास आपकी ये इंफॉर्मेशन है कि इस साल आपकी इतनी इनकम थी और इतना आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, ठीक हो गया। सेकंड इनकम जो आपने बात की कि मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है और मेरी रेंटल इनकम भी है और मेरी सोल ट्रेड इनकम भी है, तो क्या ये जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो क्या ये मेरा एडजस्ट होगा अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी में या नहीं। ऑब्वियसली जब एक चीज पे आपसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो दोबारा आप टैक्स क्यों देंगे। तो आप जो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपके पास ये सारी चीजें आएंगी, वो आप उसको एडजस्ट करेंगे। अब मैं आपको, आप लोग एक्चुअली क्वेश्चनिंग करें, अब एक सेकंड के लिए आप लोग होल्ड करें, मैं आपको ये चीज कंप्लीट कर दूं, आप लोग को ये सारी कंफ्यूजन आप लोग की क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। जी अब चूंकि मैं तो आज कोशिश करती है मैं आप लोग को और प्रॉपर्टी टैक्स भी कवर कर दूं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ही बहुत ज्यादा टाइम आप लोग को क्वेश्चनिंग में हमारा एक्चुअली ज्यादा टाइम आज लग गया, कोई मसला नहीं। अच्छा, P60 की मैंने आपको बता दिया कि आपकी पूरे साल में जितनी इनकम आपकी जनरेट हुई होगी वो P60 में आएगी। P45 डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लिविंग वर्क, P11D P45 फॉर्म आपको कब मिलता है, अगर आप किसी कंपनी को छोड़ जाएं मिड ऑफ द टैक्स ईयर या एंड ऑफ द टैक्स ईयर या किसी भी मंथ में आप छोड़ जाएं, तो आपका वो एम्प्लॉयर आपको P45 फॉर्म आपको भी देगा। और HMRC, ये चूंकि HMRC की तरफ से ये फॉर्म आता है, क्योंकि आप जब कोई कंपनी छोड़ते हो ना, तो आपकी जो कंपनी होती है वो HMRC को रिपोर्ट कर देती है कि ये एम्प्लॉय हमारे साथ इस महीने में या इस डेट पे उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी है, ठीक हो गया। एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी है तो HMRC जो है वो ये डॉक्यूमेंट आपको इशू कर देता है कि आपने चूंकि ये कंपनी छोड़ दी है, तो आपकी डेट ऑफ रिजाइन जो है या लिविंग डेट तक आपने इस टैक्स ईयर में जितनी इनकम इस कंपनी से जनरेट की है उसकी डिटेल ये आपके पास अवेलेबल है। अब ये P45 फॉर्म जो है ना, ये अब जिस कंपनी को आपने रिजाइन किया ना, वो ये अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय है, इसका ये मैं एक आपको वो बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए एम्प्लॉयर ने आपके पास ये आ रहा है कि एक बंदा है, उसने इस कंपनी से रिजाइन किया है, जो कि है DACB सर्विसेज लिमिटेड है, ये उसका एड्रेस है, ये उसका पोस्ट कोड वगैरह सब कुछ मेंशन है, ठीक है। इस कंपनी से इसने रिजाइन किया है किस डेट पे, लिविंग डेट आपके पास ये मेंशन्ड है। लिविंग डेट क्या है, 18 सितंबर 2020 की। अभी P45 हमारे पास किसका है,
2021 का है, टैक्स ईयर 2021 का है, उसका टैक्स ईयर क्या बना होगा? 6 अप्रैल 2020 से लेके 5 अप्रैल 2021 तक का। ये उसका P45 फॉर्म है। अब जो इनकम उसने जनरेट की है 6 अप्रैल 2020 से लेके 18 सितंबर 2020 तक, उसकी डिटेल ये है। ये कितने, अगर हम सितंबर का महीने भी वैसे अगर रफली काउंट कर ले, अगर पूरा उसने किया तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तकरीबन 6 महीने उसने यहाँ पे काम किया। नंबर ऑफ मंथ्स देखें लिखा हुआ है 6 मंथ्स, तकरीबन 6 महीने उसने यहाँ काम किया है। तो इन 6 महीने में उसने टोटल सैलरी कितनी यहाँ से अर्न की है? 20,529 20,529.27, और टैक्स उससे कितना डिडक्ट हुआ? 2729.80। ये हो गया आपका P11D फॉर्म, P45 फॉर्म, जिसमें आप अगर कोई कंपनी छोड़ते हैं तो आपकी लिविंग डेट तक आपने जितनी इनकम उस टैक्स ईयर में आपने उससे जनरेट की होती उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। और थर्ड होता है P11D फॉर्म, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी के अलावा कोई और बेनिफिट भी मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपनी कोई कार देती हो तो उसका कार अलाउंस आपको मिलता है, अगर आपको, ये सारा कुछ HMRC के ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपने खुद से नहीं प्रिपेयर करने होते हैं। ये आपका आपका एम्प्लॉयर भी दे सकता है, या आप HMRC को कॉल भी कर सकते हैं, या HMRC को लेटर भी लिख सकते हैं कि भाई मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। आप अपना जो UTR नंबर वगैरह आपका होता है, यूनिक टैक्स रेफरेंस, जिस पाकिस्तान में आपका NTN नंबर होता है, वहाँ पे हर बंदे का UTR नंबर होता है। आप UTR नंबर वगैरह मेंशन करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे मेरा P60 फॉर्म, P11D फॉर्म और P45 फॉर्म अगर कोई है इस साल में, वो मुझे बाय पोस्ट भेज दे। आपकी HMRC आपको बाय पोस्ट वो विद इन 2 वीक्स, 2 to 3 वीक्स में वो आपको बाय पोस्ट आपको रिसीव हो जाता है। बेशक आप अगर HMRC को कॉल भी करते हैं, अच्छा, या आप कॉल पे भी वो चीजें मंगवा सकते हैं, या जैसे मैंने आपको कहा ना, अब सब वहाँ पे हर एक टैक्सेबल पर्सन का अपना डिजिटल अकाउंट होता है। हर बंदे के डिजिटल अकाउंट में उसके उस टैक्स ईयर की सारी इनकम अवेलेबल होती है। वहां पे आपको आपका P60 फॉर्म पहले से पड़ा होगा। अगर आपके कोई अदर बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो P11D फॉर्म भी उसमें ऑलरेडी आपका पड़ा होता है। और अगर आपने कोई रिजाइन की कंपनी छोड़ी हुई दूसरी कंपनी में गए हो तो जो कंपनी आपने छोड़ी है उसका P45 फॉर्म भी वहां पे पड़ा होगा आपके पास, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी होगी। लेकिन ये जस्ट मैं आपको फॉर्म्स जो होते हैं उनकी आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ कि वो फॉर्म एक्चुअली दिखते कैसे हैं। तो अगर कल को आप देखेंगे तो आप पैनिक ना हो कि भाई अच्छा हाँ ये तो P60 फॉर्म है, P60 फॉर्म में मुझे क्या चीज चाहिए होती है वो आपको अवेलेबल होती है। अगर आपके सामने कभी P45 फॉर्म आए तो आप पैनिक ना हो, कि आपको पता होगा कि एटलीस्ट आपने वो चीज एक बार फिजिकली देखी हो कि P45 फॉर्म होता कैसे है, तो आपको नजर आ जाए। और इस तरह P11D फॉर्म क्या चीज होती है वो भी आपको नजर आ जाए। अच्छा, अब ये P11D एक मैं आप लोग के लिए मैंने एक सेव करके रखा हुआ था, मैंने कहा आप लोग को मैं दिखा दूं, आप लोग को एक आइडिया हो जो कि P11D फॉर्म क्या होता है। P11D एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट फॉर्म होता है। मतलब आपको इस टैक्स ईयर में अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में कोई बेनिफिट मिला हुआ है तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर नेम आपको अवेलेबल होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, उस एम्प्लॉयर का पे रेफरेंस भी गिवन होगा। आपका नाम भी यहाँ पे लिखा होगा, आपके या क्लाइंट का नेम, जिसका अभी यहाँ पे एक क्लाइंट है इसका संदीप फाटकर के वटवर जो भी नेम है संदीप है इसका नाम है। इसका जो कंपनी के अंदर इसका कोई पेरोल नंबर होगा वो भी अवेलेबल है। इसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, सारी डिटेल इसकी गिवन होगी आपके यहाँ पर। और यहाँ पे आपको सारा नीचे जो है ना डिफाइन किया होगा कि इसको कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं, कि इसको कार, प्रॉपर्टी या गुड्स इस तरह का कोई बेनिफिट मिला हुआ है नहीं। पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, क्या इसके एम्प्लॉयर ने कोई अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे किसी चीज पेमेंट की हुई है नहीं। कोई वाउचर्स या क्रेडिट कार्ड कुछ दिया हुआ है नहीं। लिविंग एकोमोडेशन कोई दी हुई है नहीं। माइलेज अलाउंस या कुछ दिया हुआ है, मतलब अगर वो गाड़ी उसके पास है तो उसका फ्यूल का खर्चा दे रहे, माइलेज अलाउंस उसको मिल रहा है या नहीं। कार या फ्यूल बेनिफिट उसको मिल रहा है, गाड़ी दी गई है, एक गाड़ी दी है, दो दी है, या उसको फ्यूल का अलाउंस मिल रहा है, वो सारा उसकी डिटेल यहाँ पे आपके पास खुद से आएगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह तभी हम देखते हैं कि इस क्लाइंट को एक्चुअली बेनिफिट मिला किस चीज का है। अब देखिए वैन, अगर कार मिली है या वैन मिली है, फ्यूल मिला है, इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन अगर मिला हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट इंश्योरेंस और इंश्योरेंस, अब इसको देखो मेडिकल इंश्योरेंस एक्चुअली मिली हुई थी जो कि थी £1,652
ये इसको इस साल में ये बेनिफिट मिला हुआ था और ये इसका टैक्सेबल बेनिफिट होगा और ये भी आपने रिपोर्ट करना होगा। ठीक हो? अच्छा क्लास आज के लिए ये करते हैं ना कि टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट रह गया। मैंने आप लोग को चूंकि प्रैक्टिकल भी कराना था लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है, हमारी क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैं प्रॉपर्टी इनकम को फिलहाल यहाँ पे मैं सीज कर रहा हूँ। मैं फिलहाल आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम के जो है वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर उसके हम टैक्स कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे आएगा। ठीक हो क्या? मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब जिस सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा है यूके में, जो आप अब पाकिस्तान का भी आई गेस जो एफबीआर है वो आईआरएस के थ्रू चलता है ना, तो यूके में भी आईआरएस है और उसके उसने अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं और उसके थ्रू आप मतलब टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं और फाइल भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर मैं आपको कुछ नाम बता दूं तो उसमें एक टैक्स फाइलर है। उसके बाद ये आईआरएस जो है इससे भी होता है। एक है टैक्स कैल्क है, वो भी फाइलिंग सॉफ्टवेयर है। उस पे आप मतलब टैक्स रिटर्न बना भी सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं। एक पुराना सॉफ्टवेयर है सीसीएच के नेम से होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कोई वो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल टाइप सॉफ्टवेयर है। मुझे पर्सनली अगर गया मुझे तो इतना खास पसंद नहीं था। लेकिन अगर आप देखें तो ये आईआरएस हो गया, टैक्स कैल हो गया है, टैक्स फाइलर हो गया है। अच्छा, सेज से भी होता है, सेज सॉफ्टवेयर है वो भी होता है। एक और है केपीएम, केपीएम सॉफ्टवेयर है उससे भी होता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उससे आप मतलब आप जो मतलब इजी, लेकिन मेरे ख्याल में जो टेक्स्ट फाइलर है जो भी हम कर रहे हैं ये सबसे इजी वाला है, तो ये ज्यादा बेहतर है और ये चूंकि है भी आईआरएस का ही है। अच्छा, ये मैंने एक अपनी एक प्रोफाइल बना ली है। मैं क्लाइंट्स में मैं गया, मैंने अपना एक प्रोफाइल बना ली है, मोहम्मद वकास के नाम से मैंने अपनी एक प्रोफाइल बना ली है। अब मैं इसमें मैं टैक्स रिटर्न अपनी बनाता हूँ। मैं 22-23 की टैक्स रिटर्न बनाता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, आप लोग स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है, तो आ रही ओके, है नजर। ओके ठीक है। तो अब ये मेरे पास मेरे टैक्स समरी वगैरह आ गई है। टैक्स समरी स्टेटस क्या आ रहा है ना, ये सारे टैक्स समरी के क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपके पास जीरो टोटल टैक्स ड्यू जीरो वगैरह क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक डेटा कोई इनपुट ही नहीं किया हुआ। डेटा इनपुट में अब देखते हैं कि हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। देखिए डेटा इनपुट है, यहाँ से आप डेटा इनपुट करोगे, टैक्स कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता देता है, टैक्स रिटर्न आपके यहाँ आप पे बन जाती है, स्लैब टैक्स रिटर्न का हो जाता है। ये रिव्यू एंड फाइल का है, आप यहाँ से अपने टैक्स रिटर्न को रिव्यू कर सकते हो, देन फाइल भी कर सकते हो, ठीक है। डेटा इनपुट पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एड अ न्यू सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शंस में देखिए मैं कौन कौन से कर सकता हूँ। अब यूके इनकम्स में देखिए मेरे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है, पार्टनरशिप आ जाती है, लार्ज अंडर राइटर्स आ गया है, क्लास 2 क्लास 4 एनएससी अगर मुझसे डिडक्ट होती है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। नॉन सेविंग जो मेरे पास अदर नॉन सेविंग इनकम जो होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट लमसम। एम्प्लॉयमेंट लमसम होती है अगर आपको कोई बोनस मिल जाता है या कोई होता है ना, आपको लमसम एक अमाउंट मिल जाती है ना, बोनस सैलरीज मिल जाती है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी शेयर स्कीम्स वगैरह आपने परचेज की होती है, स्टेट पेंशन या बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहा हो तो वो मिलता है। अगर आपको यूके पेंशन मिलती है वो भी आपकी अदर टैक्सेबल इनकम होती है, नॉन सेविंग इनकम में आती है। कोई ऐसी इनकम जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं आपको किसी और तरीके से मिली हुई हो या वट। अच्छा, बाय द वे यूके में जो मतलब आपको किसी तरह की इनकम है, अगर फॉर एग्जाम्पल इस सॉफ्टवेयर की भी कोई लिमिटेशन होगी कि अभी हर एक तरह की इनकम इसके शायद ऑप्शन ना हो, तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो आप यू एचएमआरसी को रिपोर्ट कराना चाहते हैं वो अदर अदर इनकम या लॉसेस में यहाँ पे डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम यूके प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पे सारी इनकम डाल सकते हैं। तो लेकिन हम फिलहाल चूंकि एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आके सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर डालते हैं। अब ये मैंने जब एम्प्लॉयमेंट इनकम सेलेक्ट की तो कहते हैं एम्प्लॉयर नेम बता दें। मैं जो हूँ OP60 फॉर्म ले रहा हूँ,
मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को पीडीएफ आई गेस देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं जस्ट अभी आप लोग को, मैंने आपको P60 फॉर्म दिखाया, उसमें जो नीचे एम्प्लॉयर नेम लिखा हुआ था और उससे मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर नेम था इसरा डे केयर के नेम से कंपनी थी, उसका एम्प्लॉयर पे रेफरेंस वो उसी डॉक्यूमेंट पे उसी के नीचे लिखा हुआ था। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड, ये आपने जब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की, बेशक वो डेट आप डाल लें ना डालें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप नोट किया होगा जिन हेड्स के साथ ये स्टेरिक का निशान बना होता है, स्टार का निशान बना होता है, ये मस्ट फिल बॉक्सेस होते हैं। तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ठीक है डाल लें, अगर नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी टैक्स रिटर्न या उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयर नेम आपने डाल दिया, उसका रेफरेंस डाल दिया, अगर एम्प्लॉयमेंट डेट आपको पता है डाल दीजिए, नहीं पता नहीं मैटर करता। एम्प्लॉयमेंट सीज तो नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट सीज हम तब करेंगे जब हमारे पास P45 फॉर्म होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी होगी, तो इसलिए उसके फिर जो सजेशन डेट होगी वो आप यहाँ लिखेंगे। अच्छा, ये जिस बंदे की हम एम्प्लॉयमेंट डाल रहे हैं, क्या वो इस कंपनी का डायरेक्टर तो नहीं है? अगर डायरेक्टर है तो आपको इस बॉक्स क्लिक करना पड़ा होगा। अगर डायरेक्टर था और उसने डायरेक्टरशिप उसकी खत्म हो गई तो उसकी डेट लिखेंगे। क्या ये क्लोज कंपनी है? नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कि इनकम। अब देखिए, पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ। अब मैं आप लोग के साथ एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ उस P60 फॉर्म की, ताकि आप लोग को एक रिमाइंडर मिल जाए। पे एंड इनकम टैक्स, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। इन दिस एम्प्लॉयमेंट इसने कितनी इनकम जनरेट की है? 20,004 पेंस, ठीक है। और उससे टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है? 1,698 पाउंड। अब मैं आप लोग को दोबारा उस सॉफ्टवेयर वाले स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये आप लोग को बॉक्स नजर आ रहा है, पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स वाज टेकन ऑफ, ठीक हो गया। इसमें मैंने अमाउंट लिख दी 20,004 पेंस, 20,004 पेंस मैंने इनकम ली थी। और इधर लिखा हुआ है यूके टैक्स टेकन ऑफ, ठीक है। वो था 1,698 पाउंड, इससे टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है। अच्छा, कोई ऐसे अगर टिप्स वगैरह आपको मिली जो कि P60 में नहीं मेंशन, वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। अच्छा, ये जो आपको मैं P11D बता रहा था, देखिए लिखा हुआ भी है, दीज अमाउंट्स विल बी ऑन योर फॉर्म P11D फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ठीक है। आपके एम्प्लॉयर से भी आपको P11D फॉर्म मिल जाता है और आपको HMRC से भी मिल जाता है। तो अगर आपको कंपनी कार मिली है, उसका बेनिफिट की अमाउंट लिखी होगी। फ्यूल फॉर द कंपनी कार मिला, अगर मिला हुआ है वो भी आप P11D फॉर्म में मेंशन होगा, जैसे मैंने आपको मेंशन दिखाया पहले। कंपनी की वैन मिली है, फ्यूल मिला हुआ है, ट्रैवलिंग के लिए अगर पैसे मिले, एंटरटेनमेंट रिलेटेड मिला हुआ है, इंश्योरेंस या डेंटल इंश्योरेंस, प्राइवेट मेडिकल और डेंटल इंश्योरेंस अगर आपको मिला हो। अगर आपको याद हो, मैं आपको दोबारा से एक बार वो अपना P11D फॉर्म दिखा देता हूँ, कि मतलब जो जो चीजें भी हमने देखी तो वो आपको एक बार रिकॉल भी हो जाएंगी और उसको सॉफ्टवेयर में हम कैसे ले जाएंगे। ये P11D में अगर आपको नजर आ रहा हो, हमने कहा था कि हमें मिला है 1,652 पाउंड की, क्या मिला था हमें? प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट और इंश्योरेंस, तो मतलब है मेडिकल इंश्योरेंस मिली थी। तो ये भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, किधर गया ये? हमें मेडिकल इंश्योरेंस मिली थी, कितनी अमाउंट थी? 1,652.02 पाउंड, ये हमें मेडिकल इंश्योरेंस भी मिली थी। अच्छा, अब इस तरह देखिए, इंश्योरेंस के अलावा अगर आपको टेलीफोन मिला है या टेलीफोन के बैलेंस मिलता है, वो हो गया। प्रोफेशनल फी एंड सब्सक्रिप्शन, अगर वो आपके एम्प्लॉयर पे करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मैं ACCA मेंबर हूँ या ACCA स्टूडेंट हूँ या ACCA क्वालिफाइड हूँ, और मेरी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, अगर वो मेरा एम्प्लॉयर पे करता है, जो कि मैं प्रीवियसली मैं जिस एम्प्लॉयमेंट में था, मेरा एम्प्लॉयर मेरे एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता था, तो वो भी आपके अलाउबल एक्सपेंस होता है। वो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वो इनकम भी आपकी टैक्सेबल होती है, वो भी आप डालेंगे। वाउचर या क्रेडिट कार्ड्स के अगर आपको कुछ मिलता है, एक्सेस माइलेज अलाउंस अगर आपको मिल रहा है, या गुड्स अदर एसेट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कुछ भी आपको मिल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके P11D फॉर्म में मेंशन होंगी। एकोमोडेशन मिल रही है, एक्सपेंसेस। अच्छा,
ये तो सारे वो के जो आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स हो गए। उसके अलावा अगर आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो वो आपके अलाउेबल एक्सपेंसेस भी होते हैं। और वो मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैं अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझे इस्लामाबाद से पेशावर जाना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो ट्रैवल जो है ना, मैंने अपने खर्चे पे किया, मुझे कंपनी ने वो स्पॉन्सर नहीं किया, वो पैसे मुझे नहीं दिए, तो मैं वो एक्सपेंस जो होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। मैंने अगर कोई बिजनेस ट्रैवल किया है अपनी जॉब की वजह से, पर्सनल नहीं, इस जॉब की रिक्वायरमेंट की वजह से अगर मैंने कोई ट्रैवल किया है तो वो मैं अपना क्लेम कर सकता हूँ। नॉर्मली तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी बिजनेस ट्रिप या कुछ अरेंज करते हैं तो वो आपको कंपनी रिफंड कर देती है वो अमाउंट। लेकिन अगर वो आपको नहीं मिलता तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करेगा। होटल मील हो गया, बिजनेस ट्रैवल हो गया, फीस डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस, तो कोई प्रोफेशनल फी या सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आपकी हो गई है, जो कि फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वेब डेवलपर वगैरह हो ना, और आप किसी कंपनी के लिए करो और आपने अपने खर्चे पे ही कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज किए हो, उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह पे कर लेते हो, या आपने अपनी जॉब की वजह से अपनी कोई क्वालिफिकेशन और करनी पड़ी और उसकी सब्सक्रिप्शन आप पे कर रहे हो, आपकी जॉब की वजह से अगर आपको करना पड़ रहा है, देन वो आप एक्सपेंस लेस कर सकते हैं। व्हीकल वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी चूंकि हमारे पास P60 था, P11D था, तो उसके हमने अमाउंट लिख ली कि जनाब हमें इंश्योरेंस की इनकम मिली थी, वो हमने लिख ली थी। हमें जो इनकम हमने जनरेट की तो 20,000 थी, जिसमें से इतना टैक्स मेरे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था। ये सारी हमने लिख ली, इसका हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक हो गया। तब देखिए मेरा पहला सेक्शन आ गया एम्प्लॉयमेंट इनकम का, मेरे यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 एम्प्लॉयमेंट्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके दूसरी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। जितनी इनकम आपने की होंगी वो सारी आपके यहाँ पे मेंशन होंगी। अच्छा, अब सर जो एक्सपेंसेस आपने अभी बताए हैं, जैसे प्रोफेशनल फीस के आपने बताया जॉब के हवाले से, जैसे एसीसी का मेंबर हूँ उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन में पे करता हूँ, और सो एंड सो फोर्थ, तो ये सारी क्या डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे मुझे इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा? देखें अब मैं जो एक्सपेंसेस लेस करने वाले हैं ना, वो वाले हैं अगर आपकी जॉब की वजह से वो एक्सपेंस आपको करना पड़े। अब मैंने जैसे आपने एग्जांपल दी एसीसीए की सब्सक्रिप्शन, अब मैंने तो एसीसीए पहले किए, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की। मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट तो ये नहीं थी कि भाईजान आप पहले एसीसीए करो, मुझे अपनी जॉब की वजह से तो एसीसीए नहीं करना पड़ा ना। तो वो तो मेरी अपनी चॉइस थी, वो तो मेरी अपनी क्वालिफिकेशन थी। सही ठीक हो, सही ठीक है। सही। वो एक्सपेंसेस जो आपकी जॉब की वजह से आपको करने पड़े और वो आपकी अपनी जेब से जाए। नॉर्मली तो होता है ना, अब जैसे अगर आपने बिजनेस ट्रिप पे जा रही है किसी दूसरी जगह आप हाँ, जा तो रहे हैं, नॉर्मली आप तो सही बिल कह रहे हैं ना, कंपनी रिफंड कर कंपनी देती है आपको नॉर्मली। रिफंड आपको दे देता है, ये आपको कहता है आप अभी खर्चा कर ले, बिल्स लें, हम आपको जी रिफंड कर देंगे। तो फिर तो जी अगर जी वो सर। आपको रिफंड कर देते फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो आप किस चीज के आप क्लेम करेंगे। सही है, सही कह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर लेट से कोई कोई मिस स्टेटमेंट कर देता है, लेट से मुझे कंपनी भी रिफंड कर रही है और मैं हम्म क्लेम भी कर रहा हूँ, तो हम्म, हाउ दे तो कैन फिर तो ट्रेस इट के हाँ, वेदर द स्टेटमेंट इज फेयर एंड क्लियर या ट्रांसपेरेंट और नॉट, या देयर इज सम एम्बिग्विटी और मिस स्टेटमेंट ओवर दी। वो कहते हैं ना, वो एक फनी सा कोट कहता है, एवरीथिंग इज लीगल अनलेस यू आर कॉट। सब कुछ एग्जैक्टली, लीगल है अच्छा। जब तक आप पकड़े ना जाए। जब पकड़े सही जाएंगे तब सही। आपको पता लगेगा भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो ना। तो लेकिन ऑब्वियसली जी ये गलत है, इलीगल एक्टिविटी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये इलीगल एक्टिविटी है। अच्छा, अभी ऑब्वियसली। हम जस्ट चूंकि आज हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट कवर किया है, तो आज हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि इसकी टैक्स कैलकुलेशन क्या की। अब आपको साफ नजर आ रहा है आपके सामने इस सॉफ्टवेयर में मैंने कोई टैक्स कैलकुलेशन नहीं की, मैंने जस्ट डाला है कि भाईजान इसकी पूरे साल में इतनी इनकम थी और इतना टैक्स उससे डिडक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना। आ जाते हैं हम इसके टैक्स कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। लो जी, खुद ही आ गया। पे फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट्स कितनी थी? 20,000। अब उसने वो 0.04 पेंस जो थे ना उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर जो है ना राउंडिंग कर लेता है। 20,000 कहता है आपकी इनकम थी, प्लस बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव्ड, जो P11D आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला था, जो आपका टैक्सेबल बेनिफिट है वो था 16,500 1652 पाउंड था, 1,652 पाउंड आपका ये हो गया। तो क्या आ गया आपको टोटल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट्स कितना हो गया? 21,652 पाउंड ये आ गया, माइनस आपका पर्सनल अलाउंस। देखिए मैंने पर्सनल अलाउंस भी नहीं डाला, उसने खुद ही उठाया, क्योंकि हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं 23 के लिए।
तो उसने खुद ही बता दी कि वर्जन 23 के लिए जो है ना, एज पर लॉ जो है ना, एज पर HMRC आपको इतना पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है, जो कि 12,570 पाउंड। वो आ गया, तो 21,652 से 12,570 उसने डिडक्ट करके मेरी टोटल इनकम विच इज टैक्स ड्यू, मेरी ये 9,082 पाउंड, इस अमाउंट पे अब मेरा टैक्स लगेगा। अब ये चूंकि कह रहा है कि आपकी ये नॉन सेविंग इनकम है, एम्प्लॉयमेंट नॉन सेविंग इनकम में आता है, उस पे 37,000 जो मेरे बेसिक रेट बैंड में क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि मेरी इनकम 37,700 से कम है। तो उस पे कितना रेट लगेगा? 20%, 1,816 पाउंड मेरा टैक्स बनता है, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया? टोटल इनकम ऑन विच द टैक्स हैज बीन चार्ज्ड, इतनी इनकम पे मेरा टैक्स चार्ज हुआ है। इनकम टैक्स चार्ज आफ्टर अलाउंस एंड रिलीफ, आपका ये टैक्स लायबिलिटी आ गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपकी टैक्स डिडक्शन भी आ गई है। वो क्या है? टैक्स डिडक्शन फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट यूके पेंशन एंड स्टेट बेनिफिट। अभी जो क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या अगर हमने एम्प्लॉयमेंट पे हमारा ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है और हम जब अपनी टैक्स रिटर्न बनाएंगे तो क्या हमें एडजस्टमेंट मिलेगी या नहीं? ये उसका जवाब है कि हमने अभी जब आपकी एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट की, उसने कहा कि आपका इस साल के लिए टैक्स बन रहा है 1,816 पाउंड, इतना टैक्स बनता है। लेकिन वो कह रहा है कि आपसे ऑलरेडी 1,698 पाउंड आपसे इतना टैक्स आपसे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, ठीक हो गया। 1,698 पाउंड आपसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो टोटल टैक्स डिडक्शन कितनी आपकी आ गई? इतनी। आपका टैक्स बनना चाहिए इतना था, लेकिन आपने ऑलरेडी इतना टैक्स पे किया हुआ है, तो आपका रिमेनिंग जो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर रह जाएगी, ये टोटल इनकम टैक्स ड्यू आपका आ गया, ठीक हो गया। सर ये थोड़ी देर के लिए जो 20,000 आपने लिखा है ना, पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, क्या ये पॉसिबल है कि थोड़ी देर के इसको 20 को बजाय 60,000 कर दें? एक चीज मुझे देखनी है, अगर पॉसिबल हो। बिल्कुल कर देते हैं। ये तो सॉफ्टवेयर, इसके साथ तो खेलो, 60 क्या 60 मिलियन भी कर देंगे, मर्जी है। आप कितने कहते हैं? 65,000 कर दे इसको। ये लो, मैंने इसको 65,000 कर दिए, ठीक हो गया। सिर्फ हाँ, चले सही। 65,000 के टैक्स कैलकुलेशन पे आ गए। कहते हैं जी एम्प्लॉयमेंट से आपकी इतनी एम्प्लॉयमेंट थी, इतना आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिला है, आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम इतनी हो गई है, आपका इतना आपसे पर्सनल अलाउंस, आपको अलाउंस मिल गया 66,000 आपकी टोटल इनकम बन रही थी वहाँ, उससे हमने पर्सनल अलाउंस लेस किया, तो आपकी ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई है। उस पे देखिए 37,700 पे उसने 20% टैक्स लगा लिया, और रिमेनिंग फिगर पे उसने, क्योंकि वो हायर रेट में फॉल कर रहा है। काइंडली म्यूट योर माउथ, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये किसका म्यूट है? सर आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप म्यूट ऑल सर ये पार्टिसिपेंट्स कर दें। टेस्ला, हाँ जी सर, एडमिन कौन है यार? ये एक है रिजवान साहब भी, इनका भी अनम्यूट है। सर। मैं तो कुछ म्यूट हूँ अच्छा, सर। ये चीज मैं देखना चाहता हूँ जो अभी आपने ब्रीफ करा है ना, बस ये चीज, ये टुकड़ा देखना चाह रहा था जो अभी आप ब्रेकअप बता रहे हैं, इस आपने वजह से मैं सिर्फ परेशान। अमाउंट डालनी है। ये सॉफ्टवेयर दे आर टू एफिशिएंट, टू जी जी इंटेलिजेंट, कि आपको जो मैंने 1 घंटा जो मैंने मगजख्वारी की, मैंने एक्सेल पे सारे जी टैक्स जी जी कैलकुलेशन की, आपको उसका जी कोई जी फायदा जी, नजर आया सॉफ्टवेयर में? एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली लेकिन उस चीज को करने का फायदा क्या होता है? अगर सॉफ्टवेयर ना हो, आपको मैनुअली करना पड़े, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कैसे आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यही बात है सर, यही बात। तो सर ये अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन एक मिनट मुझे पहले इस चीज को वाइंड अप करने दीजिएगा। आज के दिन के लिए हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को ही कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें मैं ये क्लाइंट ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। हम इसके बाद जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकम करेंगे तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जो है ना हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है। हम रेंटल प्रॉपर्टी इनकम भी यहाँ डालेंगे, सोल ट्रेड इनकम भी यहाँ पर डालेंगे अपकमिंग क्लासेस में। इस तरह बनाते बनाते हमें फुल फ्लेज टैक्स रिटर्न हम बनाएंगे, ठीक हो?
सर मेरा क्वेश्चन है, उमर से बात कर रहा हूँ। अच्छा सिर्फ आज जो है ना, आज क्लास ऑलरेडी सर हमारे 2 आखिरी घंटे से आखिरी सर आखिरी क्वेश्चन है, नहीं, एक बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आप लोग कर ले, आप लोग से सिर्फ जी 5 मिनट क्वेश्चन के लिए, तो प्लीज जी। सर जो लाइबिलिटी बनी हमारी, तो हम तो उसमें चालान जो है वो जनरेट करते हैं, तो इसमें हाँ क्या लाइबिलिटी जो है सबमिट करवाने का क्या प्रोसीजर होगा? चालान बनाना पड़ेगा या हमारे अकाउंट से ही वो कर लेंगे, देखिए, डिडक्ट वो कर लेंगे? अभी ये सॉफ्टवेयर जो है ना, इसमें आप जो है ना अपनी बैंक डिटेल्स भी डाल सकते हैं, और आप जो है ना अपने, अगर आप, अच्छा ये भी होता है इसमें, अगर आप चाहें ना तो आप HMRC को ये भी कह सकते हैं कि आप मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल HMRC के पास आप रख लेते हैं, और वो डायरेक्ट जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ना ऑन द स्पॉट वो आपकी उससे डिडक्ट कर लेते हैं। आपके बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, आप खुद ही भी जाके अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इनके अपना बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं, उस पर आप जाके अपनी जो है ना टैक्स लायबिलिटी आप पे कर सकते हैं। सर ये तो हमारी होगी इनकम टैक्स रिटर्न। HMRC हाँ में वेल्थ स्टेटमेंट भी HMRC का पार्ट है, जैसे हमारा होता है इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट दोनों पार्ट एंड नहीं पार्सल है, या वेल्थ स्टेटमेंट अलग चीज है? नहीं, HMRC इस जो तरह वाली एसेट्स चीजें, हैं हम HMRC इस एसेट्स तरह के की लिए हरकतें क्या? नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, यानी जो वेल्थ उसको सिर्फ इनकम से ही कंसर्न है? भाई उनको इससे मतलब है कि आपने कितने पैसे कमाए, उस पे आपने मुझे पूरा टैक्स दिया है या नहीं, उसको इससे नहीं, मतलब है बस। ठीक है। बाकी अरबपति हो खरबपति हो, आपके कितने घर है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, आप टैक्स पूरा दे रहे हो, आपको कोई आंख उठा के नहीं दे सकता है वहां पर। सर ये कोर्स कंप्लीशन के बाद इसकी जो लॉज हैं या फॉर्म्स, जैसे आपने आज 2-3 फॉर्म्स रिव्यू करवाए हैं और आपकी प्रेजेंटेशन, ये सारे हम्म, शेयर कर देंगे ये कोर्स एंड मैं पे स्टार्टिंग आप लोगों को अभी तो नहीं, मैं आप लोग को ये एक कोर्स एंड पे? मैं आप लोग को जो है ना एक वो भी शेयर करूंगा, मेरे एक नोट्स हैं, मेरे कुलीग एक जी हैं, जी उनके नोट्स जी हैं, जी वो नो डाउट माशाल्लाह वो बहुत अच्छा उन्होंने, जो हमारा ACCA की बुक है ना टैक्सेशन की, एडवांस टैक्सेशन की, जी 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 उसको उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रिसाइज करके समराइज किए हुए हैं, और सारे टैक्स जी जी। रूल्स उसमें लिखे हुए हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा। लेकिन वही बात है थैंक ना कि पूरे समंदर का आपको फायदा नहीं होगा, आपको फायदा उसी चीज का होगा जो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तो वो सारे ऑब्वियसली। रूल्स याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, वही जरूरत आपको पड़ेगी जितना क्या कहते हैं ना, उतना ही आप खाना खाओगे जितनी आपको जरूरत होगी, तो बजाय इसके क्या सारे सारी बुक याद करें, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ सर आपको लेकिन बताऊं आप शेयर कर दीजिएगा सर। जी जी ऑब्वियसली शेयर मैं क्यों नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। सर तो वो ये सर अच्छा यहाँ पे जैसे अच्छा सर एक एक्सक्यूज दो मी सर। सवाल के ही तो ये नोटिफिकेशन भी कहा जा रहा है कि जो अच्छा वगैरह एक इशू सेकंड, होते हैं, होल्ड ऑन सर्च सर वगैरह इशू होते हैं, रेज सर्कुलर्स योर इशू हैंड, होते हैं। मैं खुद ही यस सर। सर प्लीज, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था क्वेश्चन करने की, बट ये है कि टू बी ऑन द लाइटर नोट, सब लोग जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं और साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, बट हैंड रेस किसी ने नहीं किया हुआ, तो जी बहुत सारा टाइम जो है ना वो इसी के अंदर हुआ, तो एग्जैक्टली प्लीज प्लीज ऑन द सॉफ्टवेयर नोट सबसे रिक्वेस्ट है जी जी कि हैंड रेस करके और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन कर लें, तो सर काइंडली आप इसको भी कंसिडर कीजिएगा। एग्जैक्टली नो, और ये मैं कल भी अनाउंस किया था, लेकिन आज चूंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई, तो मैंने कहा चले एंड पे मैं आप लोग को कहूंगा, कल नेक्स्ट सेशन से, जिस तरह हमारा कल का सेशन भी हुआ था, जब तक सेशन हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, आखिर के 10 15 20 मिनट जो होंगे वो हम क्वेश्चनिंग के लिए रखेंगे, क्योंकि आप लोग बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर रहे थे जो आके जाके मैं वैसे भी क्लियर करने वाला था, लेकिन आप लोग पहले से वो क्वेश्चन कर लेते, तो एक बार एक चीज कंप्लीट हो जाए, आप लोग अपने पास नोट पैड पेन रखें, आप लोग बिल्कुल अपने पास क्वेश्चन लिखें, आप लोग कहा के क्वेश्चन पूछना, मैं आपको आंसर करूंगा, लेकिन ये चीज हम हर सेशन के आखिरी 10 से 15 मिनट में करेंगे, ठीक होगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए नेक्स्ट जो होगा ना इंशाल्लाह, कल नेक्स्ट सेशन जो हमारा जब भी होगा, तो उसमें अगर आप लोग इस एम्प्लॉयमेंट इनकम के रिलेटेड कोई इशू हुआ, कोई क्वेश्चन है वो जो हमने किया है, तो इन्फॉर्मेटिव। एक तो सर क्या ये जीरो जो सॉफ्टवेयर है उस पे भी ये रिटर्न बन सकते हैं? दूसरा ये वैसे है कि मैंने B.Com किया है, तो क्या मैं टैक्स एजेंट रजिस्टर होके यूके के क्लाइंट्स हायर कर सकता हूँ अपने लिए प्यारे भाई, पाकिस्तान से? मैं प्यारे भाई फ्रीलांसर हूँ। मैं तो, ये चीज मेरे ख्याल में आज काफी बार डिस्कस हो गई कि एजेंट रजिस्टर होने की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अगर बेहतर हो अगर आप गूगल करें कि हाउ टू रजिस्टर एज एन एजेंट इन यूके, तो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन सामने आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो मुझे जितना है पता है
कि आपको अगर आप वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो किसी अकाउंटेंसी बॉडी से अप्रूव्ड होने चाहिए हो। जिस तरह वहाँ पे जितने भी बॉडीज जो वहाँ पे अप्रूव्ड, जैसे सीओ एसीसी हो गया, आईसीएम हो गया, आईसीएडब्ल्यू हो गया, इस तरह की जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उसकी मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप एचएमआरसी के लिए एज ए प्रैक्टिस का लाइसेंस आपको मिलता है। उसके बाद आप एजेंट रजिस्टर हो सकते हैं ना। जी, और ये जीरो पे हो सकता है सर ये सब कुछ? ये कुछ एक्चुअली आइडिया है? जीरो जीरो सॉफ्टवेयर है ना, वो है बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है, वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होता है। उससे वैट रिटर्न वगैरह सबमिट हो जाती है, उससे पर्सनल टैक्स रिटर्न अच्छा, सबमिट नहीं ठीक होता। है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, चलिए थैंक गाइस, सर इस ये फॉर्म को टैक्स फाइलर की वेबसाइट बता दें सर। सर ये 3-4 मिनट्स अगर और हैं तो क्वेश्चन अगर आप ले सकते हैं, तो कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हैं काइंडली अगर हो ये सके। टैक्स, अच्छा पहले मैं जो टैक्स फाइलर का कहना, ये टैक्स फाइलर सॉफ्टवेयर है, आप इसको खुद ही भी बेशक जाके देख लें। और इस पे बेशक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपने लिए इसका डेमो अकाउंट भी बना लें, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। डेमो अकाउंट आप अपने लिए बना लीजिएगा, 30 डेज के लिए आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाती है। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं बिल्कुल आप उस पर कर सकते हैं। जी तो ये प्लीज लिंक शेयर कर देना चैट पे। चले, मैं आप लोग साथ कर लूंगा। मैं आप लोग को वो लिंक भेज दूंगा जिससे आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं ना। तो मैं आप लोग को ग्रुप में ये वो लिंक शेयर कर लूँ, तो आप लोगों ने फिर खुद अपनी प्रोफाइल बना ठीक लेंगे। है थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लास्ट अच्छा क्वेश्चन, एनीवन? सर, सर मेरा क्वेश्चन है। आपका नाम, सॉरी आप मिर्जा बात कर रहे जी सर, मिर्जा हैं? अल्तमश नाम है मेरा पूरा। जी जी। अच्छा सर, आपने ये बात की कि फॉर्म्स तो आपने बता दिए पर्सनल इनकम के, जिसमें जी P60, जी। P45, हम्म। P11D, ये सारे फॉर्म्स हैं। हाँ बट जी। अब ये कंपनी के पर्सपेक्ट से, यानी अब जिस तरह से मैंने कहा कि ओवरसीज कंपनी है और नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई उसने अपनी कंपनी खोली भी है, तो वो किस तरह से ये फॉर्म जनरेट करेगा? या उसको ये तो अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको तो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से ये फॉर्म्स मिल जाते हैं। बट हम्म अगर मैं खुद ही एम्प्लॉयर हूँ और मैं खुद ही कंपनी हूँ, तो मैं किस तरह हम्म। से फॉर्म जनरेट करूंगा? पहली तो चीज तो सर सर एक क्वेश्चन इसके साथ ही अच्छा। कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अच्छा, जी जी। और उसके साथ साथ अगर कंपनी ओवरसीज कंपनी है, ठीक है, तो उसके जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो ओवरसीज एम्प्लॉयज है, हाँ तो हाँ। उनके लिए फिर क्या सिनेरियो होगा? क्या वो भी अपना टैक्स रिटर्न करें? क्योंकि वो तो इनकम तो ठीक है वो ले रहे हैं कंपनी से, ओवरसीज कंपनी से ले रहे हैं, बट रिटर्न क्या वो यूके के अंदर फाइल करेंगे, या फिर जिस कंट्री के अंदर वो लोग मौजूद हैं वहां पर वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे? अच्छा ये दो चलिए, से मैं क्वेश्चन। पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन का आपको आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपने किया कि, सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया, आपने क्या क्वेश्चन किया? सर पहला क्वेश्चन ये था कि जो हाँ, जितने पेरोल फॉर्म का, थी। पेरोल का, जी जी। जी। फॉर्म, अगर आप खुद ही एम्प्लॉयर है तो आप ये फॉर्म्स कैसे जनरेट करेंगे? आप कंपनी है, ठीक है ना? तो आप जब आपकी कंपनी है तो आपके पास एम्प्लॉयज भी होंगे। जब एम्प्लॉयज होंगे तो आप उनको सैलरी भी देंगे। जब आप सैलरी देंगे तो उससे आप टैक्स डिडक्ट एट सोर्स भी करेंगे, कि मतलब उसकी सैलरी में से जितना टैक्स बनता है वो उसकी सैलरी से डिडक्ट करके आप ऑलरेडी एचएमआरसी को पे भी करेंगे। वो आप कैसे करेंगे? वो होता है, उसके लिए अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक हो गया? अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक भाई ने जिक्र किया कि सर जीरो से पर्सनल टैक्स फाइल होता है या नहीं। अब अगर आप अपने बिजनेस का, जो आपकी कंपनी है, अगर उसके अकाउंट्स या उसका डेटा जो है ना, बुक कीपिंग जो है ना, वो अगर आप जीरो पे मेंटेन कर रहे हैं, तो जीरो में आप एक एडिशनल फीचर भी परचेज कर लेते हैं जो कि होता है पेरोल का, ठीक होगा? तो उसमें आप पेरोल भी रन कर सकते हैं जीरो में। पेरोल के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, पेरोल जो है ना बुक्स पे भी रन होता है, जीरो पे भी रन होता है। अब हम अकाउंटेंट्स जो होते हैं ना, अब हमारे भी चूंकि क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं तो हम हमारे लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट पेरोल करते हैं। उसमें अगर मैं आपको नाम कुछ बताऊं तो टॉप पे आता है ब्राइट पे के नेम से एक सॉफ्टवेयर है, और एक आता है पेरोल मैनेजर के नेम से एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है ना, ये बड़े, ये परचेज करती हैं फर्म्स जिनके हंड्रेड्स और थाउजेंड्स क्लाइंट्स होते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर में वो हजारों क्लाइंट्स का पेरोल कर रहे होते हैं। उनके पास एक ही सॉफ्टवेयर में हजारों क्लाइंट्स एक साथ रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि वो उन सारे क्लाइंट्स के एज एन एजेंट होते हैं। तो वो अपने बिहाफ पे हर किसी का पेरोल भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो अच्छा, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर आप अगर पेरोल जब आप करेंगे ना, लेट्स से आप, जैसे आपने बात की अपनी कंपनी है, आपने जीरो का सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, उसमें आप अपने एम्प्लॉयज का पेरोल जो है ना वो जीरो पे ही मेंटेन कर रहे हैं, और एचएमआरसी को हर महीने पे स्लिप्स जो है ना वो जीरो से ही भेज रहे हैं।
तो उसी जीरो में ही आपके पास P60 का फॉर्म भी निकलेगा, आपका P11D का फॉर्म भी निकलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, आप उस जीरो में उसी पेरोल के सेक्शन में जाके उस एम्प्लॉय की प्रोफाइल ओपन करेंगे और उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर देंगे, उसकी डेट ऑफ सजेशन लिख लेंगे, तो उस एम्प्लॉय का आपका P45 का फॉर्म भी निकल जाएगा वहां से। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। और सेकेंडली क्वेश्चन जो आपने किया ना, अगर ओवरसीज कंपनी है तो क्या कंपनी भी टैक्स पे कर, उसके एम्प्लॉयज भी टैक्स पे? देखिए अब यहाँ पे आप दो क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट टैक्स भी ला रहे हैं और आप यहाँ पे पर्सनल टैक्स भी ला रहे हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ना वो कंपनीज पे करती है, पर्सनल टैक्स जो है ना एम्प्लॉयज पे करते हैं। तो इसके लिए जहां तक बात है कंपनी की बात, कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लागू होगा? वो कंपनीज जो कि यूके में रेजिडेंट हैं, ठीक है ना। अगर तो वो यूके में रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली उनको कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी ने अपने अपने प्रॉफिट्स पे देना होगा। अगर आपने बात करनी है उनकी एम्प्लॉयज की, तो उनकी एम्प्लॉयज के लिए आप लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जो रेजिडेंट होंगे यूके के, वो यूके का टैक्स पे करेंगे। यूके का रेजिडेंट होने के लिए क्या कंडीशंस है वो हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि यार वो 183 डेज या उससे ज्यादा यहाँ पे रहे यूके में, या उसकी परमानेंट जॉब जो है वो यूके में हो, या उसका ओनली होम जो है ना पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ यूके में हो, तो यूके का रेजिडेंट कहलाता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक हो गया? चलिए ठीक है सर, ये और क्वेश्चन हो गए क्लियर। और एक और क्वेश्चन सिर्फ ये सर है कि प्लीज। आपने एक सिनेरियो, जो P45 का सिनेरियो था, वो आपने इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर, कि अगर कोई बंदा छोड़ के चला जाता है और दो कंपनीज के अंदर उसने काम किया हुआ है, तो जो पुरानी वाली कंपनी में जो काम किया है वो उसकी जितनी भी अर्निंग हुई और टैक्स कटा, वो ठीक है कि वो ऑल्दो आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो P45 का जो फॉर्म दिखाया था आपने, वहां पे जी भी उसकी जो अर्निंग थी और जो उसका टैक्स कटा हुआ था, उनके अंदर कुछ जो है ना वो थोड़ा सा वो आ रहा चले, था। मैं बस ये लास्ट प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे फिर इसको हम ऑफ करेंगे। मैं P45 वाला सिनेरियो आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ मैंने पूरा साल जो है ना इस कंपनी में काम किया है। अब जरूरी नहीं कि मैंने पूरा साल इस कंपनी में काम किया, ठीक है ना, शायद ये मैंने मिड ऑफ मंथ में ज्वाइन किया हो, लेकिन चूंकि मैं इस ये जो इसका डे केयर है इस पे मैं इस टैक्स ईयर के एंड पे अवेलेबल हूँ, एज ए एम्प्लॉई हूँ, इसलिए मुझे P60 का फॉर्म मिला है। इट डजेंट मैटर कि मैंने इस कंपनी में जॉब कब से स्टार्ट की है, मैटर क्या करता है कि मैंने इस कंपनी में जॉब खत्म कब की है। ठीक है ना, अब मैं कहता हूँ मैं एक और कंपनी थी ABC, ठीक है, उस कंपनी में मेरी जॉब जो थी वो खत्म हो गई थी। मैं कहता हूँ कि 31 अगस्त 2022 में मेरी इसकी जॉब खत्म हो गई थी। ठीक हो गया? डेट ऑफ एम्प्लॉय सजेशन। अच्छा, इसकी एम्प्लॉयमेंट इस डेट पे सीज हो गई थी, और यहाँ पे आप लिख लेते हैं कि यार जो, अगर हम वो P45 की फिगर्स अगर लिख लेते हैं यहाँ पर, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट साइट पे ओपन है, मैं जस्ट उसकी फिगर यहाँ पे कॉपी करूँ कि 20,529.27, और उसमें से जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो था 2729.80। ये मैंने फिगर्स यहाँ पे लिख ली, इसको मैंने सेव चेंजेस कर दिया है। अब देखें मेरी दो एम्प्लॉयमेंट्स आ गई है। अब टैक्स कैलकुलेशन में क्या आएगा, जो दोनों एम्प्लॉयमेंट्स थी उन दोनों के उसने जितनी इनकम आई उसको ऐड कर लिया है, और उससे जितना टैक्स डिडक्ट हुआ था वो भी यहाँ पे आपके पास मेंशन हो जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों एम्प्लॉयमेंट्स की दोनों इनकम को वो एक साथ ऐड कर लेगा। टैक्स रिटर्न पे आपकी जॉब लीव करने से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ आपकी इनकम से, आपकी प्रीवियस इनकम से कितना टैक्स आपने पे किया हुआ और आपकी इनकम कितनी थी, और आपकी जो करंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपकी इनकम कितनी है और आपका टैक्स कितना है। ठीक हो गया? चलें वाइंड अप करते हैं आज के लिए, तो इंशाल्लाह बाकी